Now we'll get to know the viewpoint of Pandit Jawaharlal Nehru on religion. After reading the essay or reading this chapter, we can conclude in what way he takes religion and in what way he is religious, whether he is religious or he is not religious, and what is the meaning of religion in his view, and in what way he thinks religious or religion is beneficial for the progress of the country, or it is somewhere harmful for the progress of the country, or whether religion had something to do with the freedom struggle that they were the part of, or whether the religion was detrimental, harmful, and unprogressive for the freedom struggle. जो भी इनके व्यूज हैं, merely they are in the view of freedom struggle when he was writing something at that particular time. So he was writing from his uh, struggle days, and then the kind of time that he was facing, or what was the time that he was witnessing around him, in what way the freedom struggle movement was going on. So उसी पर्सपेक्टिव में सारे इनके व्यूज आपके मिल जाएंगे, जो भी आपको लगता है। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है ऐसे यार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, दैट हिज व्यूज अबाउट रिलीजन आर नॉट द काइंड ऑफ व्यूज दैट जनरली इंडियंस हैव। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज ही वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, and he had his schooling outside the country, particularly in London, and he had means he spent considerable time in foreign universities or schools. So some, or he had read about all these westernized thoughts or ideologies. So somewhere or other those ideologies may have had a deep impact on his thought process. तो ये भी एक पॉसिबल चीज है कि उनके व्यूज इस तरह के थे, या फिर वो रियली स्टार्टिंग से ही उनके व्यूज ऐसे थे, या फिर एक बात और भी हो सकती है, द काइंड ऑफ अप्लीकेशन ऑफ दोज रूल्स और दोज रिलीजियस व्यूज जो यहाँ पे उन्होंने उसका अप्लीकेशन देखा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान, तो वो किस तरीके से हार्मफुल लगा उनको या फिर यूजफुल लगा। ये सारे व्यूज आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, और इट इज इन दैट सेंस अ स्नीक पीक इनटू हिज रिलीजियस आइडियोलॉजी, पर्टिकुलरली रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? गांधी जी ऑब्जर्व्ड फास्ट समवेयर इन 1932. In 1932, Gandhi ji observed a fast because some great event or some bigger event took place. There was a dichotomy between the Hindu and the Muslims, Muslim League and these Hindu majority people, and the government of Britain, means British government, they started thinking about the division, क्योंकि उनकी तो ये हमेशा से ही एक बात थी कि एक एक बात आती है कि सेपरेट इलेक्टोरल और इलेक्टोरेट और एक जॉइंट इलेक्टोरेट। किसी को जॉइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में कुछ पता है? इलेक्टोरेट मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन वोट। ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स दैट द पीपल ऑफ नेशन, पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द स्टेट, पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पीपल ऑफ सर्टेन रीजन, उन सारे लोगों के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? इलेक्टोरेट कहते हैं। व्हेन दे आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, जो वोटर्स हैं, इनफैक्ट वोटर्स के उस ग्रुप को क्या कहते हैं? इलेक्टोरेट कहते हैं। अब बात ये चल रही थी, इन इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या दिया, मतलब पहले से ही एक जो बंगाल इलेक्शन हुए थे उस टाइम में 1937 के ड्यूरेशन में, वहां पर क्या किया उन्होंने? मुस्लिम्स वोटर्स को एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया, और एक हिंदू वोटर्स यानी नॉन नॉन मुस्लिम वोटर्स को एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया। अब जैसे आज इलेक्टोरेट है,
आज भी क्या कहते हैं, एक तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो इस तरह का नहीं है जैसे कि ब्रिटिश राज में था। ब्रिटिश राज में सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता था कि इफ यू आर हिंदू सो यू कैन वोट ओनली फॉर हिंदू। So some seats were reserved for Hindus and only Hindus could vote. Similarly, half of the seats were reserved for Muslims and half of the seats were reserved for Hindus. आजकल की तरह नहीं है कि कोई भी खड़ा हो जाए, मतलब वेदर ही इज हिंदू और मुस्लिम, एवरी पर्सन कैन वोट। ये एक तरीका क्या है, ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर सीट्स रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड कोटा में है सीट्स, तो दो सीट्स उनके लिए कोई भी वोट कर सकता है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि अगर सीट्स रिजर्व्ड है तो वो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले ही वोटर्स भी होंगे। मतलब इफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स सो ओनली मुस्लिम वोटर्स कुड वोट। ये था उनका सेपरेट इलेक्टोरेट का एक फॉर्मूला अंग्रेजों का। इफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर हिंदूज सो ओनली हिंदूज कुड वोट फॉर दो सीट्स। तो ये पहली बार जो 1937 के अराउंड इस तरह का फॉलो किया गया था, उससे पहले भी इनफैक्ट फॉलो किया गया था, उसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने क्या किया कि अब हिंदूज में भी एक डिवीजन क्रिएट कर दिया। डिवीजन क्रिएट क्या कर दिया कि इन्होंने ओप्रेस्ड क्लासेस, दलित्स, उन दलित्स को जिनकी वकालत भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, तो उनकी ये मांग थी कि भाई जस्ट लाइक यू हैव गिवन अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम पीपल, सिमिलरली अमंग द हिंदूज यू शुड आल्सो डिवाइड दिस इलेक्टोरेट ऑल्सो। उनका मतलब ये था कि जो सीट्स दलित्स के लिए रिजर्व की जाएंगी, उनमें सिर्फ वोट देने का जो राइट होना चाहिए वो सिर्फ दलित्स को ही होना चाहिए। दिस वे उनका एक ये थियरी ये थी कि अगर आपने दलित्स को सीट्स दे भी दी और फिर वोट्स आपके जॉइंट वाले करवा दिए, जॉइंट वाले करवा दिए, मतलब क्या है, ऑल द पीपल कुड वोट फॉर दैट कैंडिडेट। तो जाहिर से उनके अकॉर्डिंग उनको फियर यही था कि दलित कैंडिडेट खड़े होने के बावजूद भी लोग उसको वोट नहीं करेंगे बिकॉज ही इज अ दलित। तो उस दशा में क्या होना चाहिए कि दलित्स कुड वोट फॉर दैट कैंडिडेट। अब वो चाहे एक कैंडिडेट खड़ा हो चाहे दो कैंडिडेट खड़े हो, एटलीस्ट वो दलित ही वहां से चुन करके जाएगा। ये उनकी थियरी थी कि एटलीस्ट जो सीट्स यहाँ पे रिजर्व करते हैं, मतलब हिंदू पॉपुलेशन में जितनी भी सीट्स रिजर्व करते हैं, उन सीट्स पे सिर्फ दलित ही जाएगा और दलित ही वोट दे सकेंगे। एक तरीके का मतलब वहां पे एक, उस तरीके से अगर कहा जाए गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो वो क्या था, एक डिवीजन था। मतलब हिंदूज में ही आपस में डिवीजन का था। एक डिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका था सीट्स का कि मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड हिंदूज वुड वुड वोट फॉर हिंदू कैंडिडेट्स। ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर्मूला जो इंग्लिश अंग्रेजों ने उसको बनाया था, उसी की एक्सेस हुई जो पार्टीशन में उसको मतलब देखा गया। पार्टीशन हालांकि इस तरह से नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन द थिंग्स वेंट अराउंड, कि अचानक से ही रातों रात पार्टीशन हो गया। वो उसके दायरे बहुत पहले से ही हो चुकी थी। वो इंग्लिश का मतलब जो अंग्रेजों का ये फॉर्मूला बहुत पहले से ही चल रहा था इनफैक्ट। यहाँ पे अब ये भीमराव अंबेडकर के आने के बाद में एक हिंदूज में भी आपस में डिवीजन का और उन्होंने एक सेपरेट कर लिया, बिकॉज ही हैड हिज ओन थॉट्स अबाउट हिंदूज मेजोरिटी और द अपर क्लास और लोअर क्लास, ये जो सिस्टम था इसको लेकर के, कि अगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ भी सो सर्टेनली नो बडी वुड वोट फॉर Dalit candidates. So they should have the reserved seats, and as in addition to that, only Dalit people would vote for those seats. अब ये जो इलेक्टोरेट सिस्टम था, ये अवार्ड यहाँ पे किया गया, मतलब इन सितंबर। ये एक गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का ऐसा था, एक एक डिवाइड करने की, उस इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से डिवाइड करने की एक चाल उनको लगी। उसके प्रोटेस्ट में क्या किया इन्होंने, ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ फास्ट। अब उन्होंने क्या, फास्ट अनटू डेथ, इस फास्ट को उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भैया अब ये जो तुमने लिया है इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, और मैं मतलब आई वुड ऑब्जर्व द फास्ट अंटिल माई डेथ इफ यू डोंट टेक इट बैक। और उसी के ही बाद में आपने पूना पैक्ट, अगर आपने सुना हो, जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में, तो उस पैक्ट में यही हुआ था कि अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट तो होगा, मतलब रिजर्व सीट्स तो होंगी,
सम सीट्स फॉर दलित कैंडिडेट्स, सम सीट्स फॉर हिंदू कैंडिडेट्स, मींस नॉन दलित कैंडिडेट्स, वो तो होंगी। लेकिन जो वोटर्स वोटिंग होगी वो वोटिंग क्या होगी, जॉइंट होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि ओनली दलित वुड वोट फॉर द दलित्स एंड नॉन दलित्स वुड वोट फॉर नॉन मींस नॉन दलित्स। ऐसा नहीं होगा। तो ये पैक्ट थोड़ा सा गांधी जी को मतलब मॉडरेट लगा कि एटलीस्ट यहाँ पर उस सोसाइटी का उस तरीके से डिवीजन नहीं होगा। At least we would be able to consider all the people, means all the non-Muslim, means non-Muslim community that time और population, वो एक कम से कम एक तरीके से रहेंगे। अगर डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है तो कम से कम और फर्दर डिविजन्स उसमें ना हो। ये फास्ट, और इसकी जब खबर लगी नेहरू जी को वहां पे जेल में, सो ही डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एट ऑल। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि गांधी जी वॉज ऑब्जर्विंग अ फास्ट फॉर लेस सिग्निफिकेंट इशू। नेहरू जी के नजरों में क्या था, ये इशू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था एज कंपेयर टू द बिगर पिक्चर ऑफ नेशनल फ्रीडम। जो नेशनल फ्रीडम के पर्सपेक्टिव में अगर देखते हैं वो, तो कह रहे हैं कि ये इलेक्टोरेट वाला सिस्टम जो था इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। वाई द मीन्स why did Gandhi ji observe this fast, and why did Gandhi ji take this matter so seriously as to sacrifice his life? मतलब उसको सबसे ज्यादा ये बुरा भी लगा, और मतलब इट वाज अ शॉक टू हिम। बॉम्ब शेल उन्होंने कहा ही है कि इट वाज जस्ट लाइक अ बॉम्ब शेल फॉर मी व्हेन आई हर्ड और व्हेन आई गॉट टू नो दैट गांधी जी वाज ऑब्जर्विंग अ फास्ट फॉर दिस इलेक्टोरेट सिस्टम। अब कि यार इलेक्टोरेट सिस्टम ये इंटरनल मैटर है, इसको तो हम बाद में भी कर सकते हैं। हालांकि बात गलत नहीं थी उनकी भी, कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बाद में भी किया जा सकता है। पहले हमें आज़ादी का जो इशू है उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। वंस वी आर फ्री कंट्री, सो वी कैन इंटरनली डिसाइड व्हाट इन व्हाट वे द इंडियन सोसाइटी वुड गो, किस तरीके से वो इंडियन सोसाइटी आगे चलेगी, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो होगा, वो किस तरीके से डिवाइस किया जाएगा। दिस कुड बी मैनेज्ड इंटरनली। अभी उनका एक बात और भी सही थी यहाँ पे, कि अगर अभी उसको डिसाइड करते हैं तो इंटरवीनिंग जो अथॉरिटी है वो कौन है, अंग्रेज। अब अंग्रेज उस डिसीजन में इंटरवीन करेंगे, सोसाइटी हमारी इंडियन सोसाइटी, और बात वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फ्रीडम। तो वो अगर उनकी मर्जी से वो इलेक्टोरेट सिस्टम डिसाइड हुआ, तो ये फ्रीडम के बाद में भी ऐसे ही रहेगा। और अगर वैसे ही रहेगा तो फिर वो सोसाइटी डिवाइड ज्यादा होगी, एक यूनिफाइड कंट्री फ्री होकर के भी यूनिफाइड कंट्री शायद ना हो। और फ्रीडम अगर अभी ये ऐसा कर भी लिया तो वो जो प्रायोरिटीज जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगी। फिर एक डिवीजन हो जाएगा कि भाई एक सेपरेशन, एक तो हिंदू मुस्लिम का सेपरेशन उस समय हो ही गया था लगभग लगभग, जिसको कि कल्मिनेशन पार्टीशन में हुआ। और एक डिवीजन और इन्होंने कर दिया कि अब हिंदू वर्सेस हिंदूज, ये डिवीजन भी और हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या क्या है, इट विल डेफिनेटली हैम्पर द प्रोग्रेस फॉर इंडियन स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें डेफिनेटली ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, जो कि इस समय हमारी जो एक सोच है और जो हमारा जो स्ट्रगल चल रहा है इतने दिनों से, मैनी पीपल हैव बीन जेल्ड एंड मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड so many people have lost their property, and immensely they have been separated from their families, and they have been immensely disturbed, they have been tortured, they have been jailed. So it has not been an easy struggle down the ages for last many years, at most means at least 150 or more than 150 years the people have been fighting against the Britishers। और वो फाइटिंग करते करते अब जो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ जाने वाला था, वहीं पे क्या है, पूरी सोसाइटी डिवाइड हो जाए। तो वो एक बिगर पिक्चर में उनको देखते हैं, तो गांधी जी की बात उनको, या गांधी जी का फास्ट रखना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए लगा कि भाई वाई ही इज ऑब्जर्विंग द फास्ट, बिकॉज अच्छा इसलिए नहीं लगा कि ये एक इतना सिग्निफिकेंट या इतना इंपॉर्टेंट इशू पर्टिकुलरली आज की तारीख में नहीं है, जहां पे हम सोच रहे हैं पहले तो अपनी कंट्री को फ्री कराने के। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, एंड एक तरफ ये फिर जो डिवीजन वाली, सेपरेट सेपरेशन सेपरेशन अमंग द सेम क्लास, सेपरेशन अमंग द क्रॉस कम्युनिटी पॉपुलेशन, और सेपरेशन अमंग द सिमिलर कम्युनिटी पॉपुलेशन।
तो ये अगर इस तरीके से डिवीजन होता रहेगा तो डेफिनेटली पीपल वुड डाइवर्ट देयर अटेंशन अटेंशन फ्रॉम द बिगर इशू टू द लेसर और लेस इंपॉर्टेंट वंस। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट बात मिलेगी आपको, जो यहाँ पे इलेक्टोरेट सिस्टम वाला है वो, और पूना पैक्ट वाला, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टैंजाज या फिर पैराग्राफ्स होते हैं किसी भी ऐसे या पोम के या किसी भी टेक्स्ट के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो ये आप ध्यान से इसको समझिए कि विच पॉलिटिकल इवेंट वाज बीइंग रिफर्ड टू बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन हिज चैप्टर 47, व्हाट इज रिलीजन। व्हाट इज रिलीजन में किस पॉलिटिकल इवेंट का रेफरेंस उन्होंने दिया है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है और जो इनिशियल स्टेज ऑफ टेक्स्ट, ये आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। अब क्योंकि लॉन्गर ऐसे है ये, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली इसको करने की कोशिश करूंगा। सो एक चीज यहां से आप समझ लीजिए कि गांधी जी और नेहरू जी, इनकी आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं अब एक रिफ्ट आना शुरू हो गया था। द वे गांधी जी वर्कड अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी एंड और आइडियोलॉजी, एंड देन द वे नेहरू जी वांटेड ऑल द थिंग्स शुड मूव। नेहरू जी किस तरीके से सारी चीजों को चाहते थे, और बाकी गांधी जी किस तरीके से उनका मेथड था। इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस, कुछ रिफ्ट एक क्रिएट होना शुरू हो गया था, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन। गांधी जी और नेहरू जी के बीच में रिलीजन को लेकर के या रिलीजियस व्यूज को लेकर के तो एक बात थी ही, मतलब रिफ्ट तो था ही, एक डिफरेंस तो था ही, जो आपको लेटर पार्ट ऑफ द एसे इसमें बाद में मिल भी जाएगा कि किस तरीके से गांधी जी वॉज डिफरेंट फ्रॉम नेहरू जी इन एज फार एज व्यूज अबाउट रिलीजन इज कंसर्न या आर कंसर्न। ठीक, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये एंड देन आई फेल्ट अनॉयड विद हिम, यहाँ पे ये इन्होंने पूरी लिख भी दिया। देन आई फेल्ट अनॉयड विद हिम फॉर चूजिंग साइड इश्यूज, मीन्स फॉर, या फिर इस तरह से भी एक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द साइड इशू दैट नेहरू जी इज टॉकिंग अबाउट। तो साइड इशू वाज द सेपरेट डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी और गांधी जी का उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना और फास्ट पे बैठ जाना, ये उनको लगा कि भाई दिस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट एन इशू एज कंपेयर टू द बिगर और द ग्रेटर इशू दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल। बात उनकी सही भी थी एक तरीके से। एनीवे आपको फर्स्ट स्टैंजा में ये चीज मिल जाएगी। ठीक, तो मतलब ही डिड नॉट फील लाइक कंप्लाइंग द व्यूज ऑफ गांधी जी एटलीस्ट ऑन दिस फ्रंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ये आई फेल्ट एंग्री विद हिम एट हिज रिलीजियस and sentimental approach to political question and his frequent reference to God in connection with it. He even seemed to suggest that God had indicated the very date of the fast. What a terrible example to set. मतलब इनके लिए ये एक काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस व्यू या फिर काइंड ऑफ बैकवर्ड व्यू भी माना जा सकता है, क्योंकि जहां पे आप प्रोग्रेसिव व्यूज की बात करते हो और जहां पे एक आप पॉलिटिकल व्यूज की बात करते हो, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हो, वहां पे आप ये कह रहे हो कि भाई आई हैव ऑब्जर्व दिस फास्ट बिकॉज गॉड हैज इंडिकेटेड टू मी, God has suggested me to observe this fast in order to exert my philosophy or exert my ideology। कि भी मुझे तो भगवान ने कहा है। अब गांधी जी ने कह दिया कि मुझे भगवान ने कहा है कि तू ये फास्ट पे बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो नेहरू जी को लगा कि यार ये तो मतलब दिस वाज नॉट द थिंग आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द कंट्री गांधी जी, बिकॉज द देन politics, or particularly the politics of Indian freedom, depended upon गांधी जी to a greater extent। उनको लगा कि भाई यार हम ये मतलब जिस तरह का माहौल चल रहा है, गांधी जी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इन व्हाट डायरेक्शन दिस फ्रीडम स्ट्रगल वुड गो डिपेंड्स ऑन गांधी जी। एंड गांधी जी क्या कर रहे हैं कि भैया भगवान के रात में सपने में आया कि भगवान का कल से तुम जाके उसे बैठ जाना, धरने पे बैठ जाना और अन्ना हजारे बन जाना और फास्ट पे बैठ जाना। तो ये हम कुछ और ही सोच रहे हैं, गांधी जी कुछ और ही सोच रहे हैं। तो ये इंटरनल मैटर्स हैं, ये फ्रीडम के बाद में भी सुलझाए जा सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई
तो उसको सुलझाए जा सकते हैं. व्हाई वी लेट द इंटरवीनर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिशर्स. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी उस समय चल रहा था, तो उनको यही लगा कि ब्रिटिशर्स को क्यों इंटरफेयर करने के लिए दिया जाए. दिस इज एब्सोल्युटली एन इंटरनल मैटर. इलेक्टोरेट किसको क्या देना है, ये आपस में बैठ करके सारे कम्युनिटीज के लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ करके सब बात हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी जब कंट्री फ्रीडम हो जाएगी. अभी कंट्री फ्रीडम भी नहीं हुई है और अभी सीट्स को लेकर के हाय तो वो मची हुई है. तो वो उस लिहाज से गांधी जी को, मतलब गांधी जी के और नेहरू जी के थोड़े से डिफरेंसेस जो थे वो सामने आए. दैट्स जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में. इनको ये भी लगा, एक डर था, छोटा सा डर भी था कि यार इफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल मींस इफ गांधी जी डाइज. एक ये भी था क्योंकि इट इज नॉट वेरी इजी फॉर द कंडीशंस टू गो इन फेवर ऑफ गांधी जी क्वाइट इजीली. अब फास्ट ऑब्जर्व किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो ब्रिटिशर्स तो ये भी हो सकता है कि छोड़ दे के चलो, मरना चाह रहे तो मरो, हमें क्या है. और अगर खुदा ना खास्ते गांधी जी वॉज नॉट अ काइंड ऑफ खली टाइप ऑफ पर्सन, ही वॉज वेरी वेरी फीबल और वेरी वीक टाइप ऑफ पर्सन. बहुत मतलब फिजिक तो उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी नहीं, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन फिजिक, क्योंकि अब विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन हाउ लॉन्गर कैन यू सर्वाइव विदाउट फूड. तो ये तो एक ज्यादती हुई अपने अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, अपनी बॉडी के साथ. तो नेहरू जी को यही लगा, नेहरू जी वॉज अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ मैन, कि यार फास्ट रख रहे हैं और खुदा ना खास्ते इनकी अगर डेथ हो जाती है सो द एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल वुड कम टू ए स्टैंड स्टिल. अचानक से बीच में ही रुक जाएगा वो, फालतू में. और क्यों, जब उसका जस्टिफिकेशन पूछा जाएगा तो कि क्यों, कि ऐसे ही अपने इंटरनल मैटर्स की वजह से. ये फास्ट पे बैठ सकते हैं, बाद में बैठ सकते हैं जब फ्रीडम मिल रहा है हमारी कंट्री को, तब उसके बाद में ये सारी चीजें देख सकते हैं. उस समय न हुई तो उस समय फिर फास्ट पे बैठ सकते हैं, लेकिन अभी शायद इतना जरूरी ये नहीं था, ये उनको ऐसा लगा. फिर थोड़ी इनको इनको ये लगा कि यार ये मतलब दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सीनियर मोस्ट लीडर लाइक गांधी जी. और ये मेरे सेटबैक टाइप का था. ऐसा लगा कि यार अब ये सारी चीजें जो जितना स्ट्रगल अभी तक होकर के आया था, वो स्ट्रगल शायद खराब हो जाएगा, क्योंकि हम भी अंदर हैं, जेल में ही हैं और वो भी जेल में ही हैं, और जो डायरेक्शन दी जा रही है वो वहीं से दी जा रही है. पूरा स्ट्रगल उन्हीं के डायरेक्शंस पे चल रहा है. और एक किसी एक लेस सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर के अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पूरी कंट्री के, पूरे पर्टिकुलरली फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. सो नेहरू जी वॉज वरीड अबाउट दिस. ही वॉज नॉट सो एंग्री एज वरीड. तो वरीड ज्यादा थे क्योंकि ही वॉज मीन्स fond of Gandhiji's ideology and Gandhiji himself. He had personal relationship with Gandhi जी. तो वो एक उनको चिंता भी हो रही थी कि यार ये कैसा, अब क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ इन जेल, ही कुड नॉट परसुएड गांधी जी. और परसुएड भी क्या क्या करते, गांधी जी भी जेल में, दूसरी जेल में यरवड़ा जेल में थे, ये यहाँ पे अलग थे. तो ये चीजें मतलब इनको लगा कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड एटलीस्ट इन दिस टाइम. ठीक. उसके बाद में इन्होंने इनको लगा कि यार अचानक से मुझे फिर धीरे धीरे एज द टाइम पास्ट. अब ये चीजें होती है ना, किसी भी तरह का फेज हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम सम और अदर काइंड ऑफ लाइन ऑफ होप और अ रे ऑफ होप अराइव्स. आप कितना भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन या बहुत ज्यादा एक टेंस सिचुएशन में हो, तो थोड़े टाइम के बाद में आपको चीजें एहसास होना शुरू हो जाती है कि टू सर्टेन एक्सटेंट और टू दिस और दैट वे वी कैन हैंडल विद इट. अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के, तो आपको रास्ता मिल जाएगा. तो नेहरू जी को ये लगा कि यार इसके बारे में सोचने से कोई फायदा तो होगा नहीं. आई एम नॉट आउटसाइड द जेल, आई एम नॉट फ्री सो दैट आई कुड कन्विंस गांधी जी टू ब्रेक द फास्ट. ये भी नहीं हो सकता. और गांधी जी को क्या फिर हम अपनी डायरेक्शन देंगे, बिकॉज ही इज वे सीनियर और वे एक्सपीरियंस्ड. तो हमारी कंपैरिजन में तो गांधी जी हैं, तो उनको क्या गाइड करेंगे. वॉट एवर ही हैज थॉट, might have thought with certain मीन्स गुड इन हिज माइंड, जो भी कुछ अच्छा ही सोच करके उन्होंने ऐसा किया होगा. तो क्या उनकी सोच को चैलेंज करेंगे. लेकिन उसके बाद में एहसास हुआ कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल इज सो बिग और सो ग्रेटर और सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल इवन इफ समबडी डाइज. कि ये तो एक
नेचर है लाइफ का कि ऑल द पीपल वुड नॉट रिमेन हेयर फॉर एवर, तो एवरी वन हैज टू डाई वन और अदर वे, बट नॉट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। हालांकि उनको फिर एहसास होने लगा कि कोई बात नहीं, लेट द थिंग्स स्टार्ट और लेट द थिंग्स कंटिन्यू, जैसा होगा देखा जाएगा। अब क्योंकि वी कैन नॉट डू द थिंग्स और वी कैन नॉट मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, सो इट इज बेटर टू लेट देम हैपन। यही बेहतर होता है जब आपके हक में ना हो बात, आपका उस पर कोई बश ना चले, तो उनको उनके ऊपर छोड़ देना ही बेहतर होता है, और कहीं ना कहीं रास्ता निकल ही आता है। क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करके कोई रास्ता कभी निकलने से रहा, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा सोच लोगे तो रास्ता तुरंत निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सो नेहरू जी रियलाइज दिस, रियलाइज दैट दिस साइकोलॉजिकल moment that the things are not to be easily changed. If Gandhiji has thought something, so he has thought something. This will happen. This is, if this is predestined, if this is destined by the destiny particularly, तो वो तो होकर के रहेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ी। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को गांधी जी की डेथ के लिए प्रिपेयर कर लिया। इस पूरे पैराग्राफ में आप इसको समझ लीजिए, ये सोच करके कि गांधी जी हैड ए स्पेशल नेक, यहाँ पे आया भी होगा वर्ड, गांधी जी हैड ए स्पेशल, अ क्यूरियस नेक, नेक मतलब अ काइंड ऑफ स्किल दैट समबडी हैज इन ऑर्डर टू मैनेज द थिंग्स इन हिज ओन वे। हर किसी की एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, स्किल होती है चीजों को अपनी तरफ से मैनेज करने की और सॉल्व करने की। तो वो गांधी जी के पास अपनी स्किल है, तो उसको छोड़िए। अगर गांधी जी ने कुछ सोचा है तो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से और सोच समझ के ही सोचा होगा, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए इंतजार करते हैं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। एनीवे anyway, बस अगर ये इनकी डेथ हुई तो ये फ्रीडम स्ट्रगल वहां पर रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो ही मेड हिज माइंड एंड ही रियलाइज दैट द सिचुएशन मे कम टू दिस एक्सटेंट। ये सिचुएशन इस तरह की हद तक भी पहुंच सकती है कि अगर गांधी जी की डेथ हुई, अगर बातें उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, चीजें अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। बिकॉज इफ ही कंटिन्यूज विद दिस फास्ट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम, हिज बॉडी मे नॉट सपोर्ट। तो कितने दिन तक बॉडी सपोर्ट कर सकती है, वो भी ऐसे कमजोर, फिजिकली कमजोर आदमी की, कि कितने दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने दिन। तो अगर बातें नहीं हुई इनके अकॉर्डिंग, सो it is better to prepare for his death also. So in this paragraph, he remains prepared for the death of Gandhi ji also, यहाँ पर। उसके बाद में फिर एज ही लेफ्ट द थिंग्स ऑन देयर ओन, जब उन्होंने छोड़ दिया चीजों को अपने ऊपर, तो फिर एक रे ऑफ होप टाइप की जो होती है, इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर होंगी, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बेनिफिट के लिए ही हो। ये जो, अगर जैसा गांधी जी ने सोचा है कि ये पैक्ट, मतलब जो जिस तरह का ये इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम था, अगर ये वापसी हो जाता है, तो ये इन सम और अदर वे इट विल बेनिफिट द कंट्री। ये तो बात है, कम से कम ये पॉसिबिलिटी तो है कि अगर ये गांधी जी के अकॉर्डिंग बात हो गई, मतलब इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, एक जॉइंट इलेक्टोरेट ही हो, डिवीजन ना हो सोसाइटी का, तो ऑब्वियसली इट वुड बूस्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। ये तो एक है ही, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करना ही बेहतर रहता है। इसलिए इनके बीच में फिर यहाँ पे थोड़ा सा और भी है, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, कि बीच में इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन भी किया। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, वो हालचाल लेने वाली बात थी, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपनी बात को थोड़ा सा कहने की बात थी कि गांधी जी, इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल, यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन। आप अपना डिसीजन बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए, सोच लीजिए उसके बारे में। यू कैन ऑल्सो, और वी कैन ऑल्सो डिवाइस सम अदर प्लान ऑल्सो। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट प्लान भी सोचा जा सकता है। अगर यही करना है तो इसके लिए हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो अगर आप अपना फास्ट ये तोड़ देते हो, तो कुछ चीजें दूसरे तरीके से सोची जा सकती है। बिकॉज फास्ट इज नॉट द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, बिकॉज योर लाइफ इज मोर प्रेशियस और more important, greater than this particular issue.
योर लाइफ इज मेंट फॉर सम ग्रेटर इशू। फर्स्ट, द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल को उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए आपका पहला टास्क तो वो है, वो बिगर पिक्चर है। ये इस कम्युनिटी का डिवीजन ये तो हम बाद में भी देख लेंगे, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल है, ये एटलीस्ट ये इंटरनल है तो इंटरनल देखा जा सकता है, अपने ही लोग हैं, अपने लोगों को समझाया जा सकता है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। वंस वी आर फ्री कंट्री, सो वी कैन मैनेज विद द सिचुएशन, वी कैन कन्विंस परसुएड आवर ओन पीपल, बट वी हैव नाउ वी हैव टू कन्विंस द पीपल ऑफ आउटसाइड, मीन्स द ब्रिटिशर्स, टू गो अवे। उनको समझाना, बाहर के आदमी को समझाना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा कंसिडर करते हो अपने डिसीजन को, दैट वुड बी बेटर। हालांकि इतना ओपनली नहीं कहा जितना मैंने बता दिया आपको, बस वो थोड़े से हिंट्स थे। टेलीग्राम्स, उस समय टेलीग्राम्स चेक जाते थे, तो टेलीग्राम्स मतलब वो टेलीग्राम तो होते ही 25 वर्ड्स का उसका कॉन्सेप्ट ही होता है, 25 वर्ड्स 50 वर्ड्स, इतने में बात बस होती थी। तो वो अपने मतलब विशेष ही भेजना, तो इन्होंने अपनी विशेष ही वहां पे उनको भेज दी थी। गांधी जी की तरफ से भी कुछ करस्पॉन्डेंस हुई, ये सब वही है, पर्सनल करस्पॉन्डेंस, मतलब हालचाल ठीक है और मैं तुम्हारे बच्चों से मिला और ये उस तरह की बातें ये थी। और यहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि भी मतलब गांधी जी इज ऑल्सो माई ट्रू वेल विशर, बिकॉज इन द टेलीग्राम ही हैज टॉक्ड अबाउट माई माई डॉटर इंदिरा, और उनके बारे में बात की है, तो ये उसी तरह का टेलीग्राम है यहाँ पे। इसके बाद में फिर अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे एक सेटलमेंट हो जाता है, वो सेटलमेंट जो पूना पैक्ट के बारे में बात कर रहा था मैं, वो सेटलमेंट हो जाता है, उसकी न्यूज आती है, मतलब आफ्टर 6 डेज द थिंग्स वेंट इन फेवर ऑफ गांधी जी। जो छठे दिन ही शायद वो जो क्या कहते हैं, एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम था, उसको वापसी ले लिया गया, बात लोग बात के लिए तैयार हो गए थे, मतलब देर वॉज अ पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एट पूना। तो पूना पैक्ट उसी को कहते हैं जहां पे ये डिसाइड हुआ कि चलिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी, सेपरेट इलेक्टोरेट तो रहेगा, मतलब सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द दलित कम्युनिटी एंड सम सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर अदर कास्ट, ओबीसी, और जो भी सिस्टम है वो रहेगा। बस ये होगा कि द ओनली थिंग दैट वुड चेंज, वो ये होगा कि अब सारे पीपल, मतलब सारे लोग उन सब कैंडिडेट्स को वोट कर सकते हैं, सीट्स रिजर्व रहेगी जैसे कि अब है। अब यही सिस्टम है कि सीट्स आर रिजर्व्ड, हाउ एवर ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज दे कैन वोट फॉर एवरी पर्सन। सीट्स वही रिजर्व रहेगी और कोई भी बंदा उसको, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का, कोई भी कास्ट का वोट कर सकता है। पहला जो सिस्टम ये हो रहा था कि भाई अगर सीट रिजर्व्ड है तो सिर्फ उसी कास्ट का वोट करेगा, जिससे ये गारंटी हो जाए कि ये रिप्रेजेंटेशन इतना रहेगा ही रहेगा। तो उस चीज को यहाँ पे खत्म किया गया, मतलब पॉपुलेशन के रेशियो में डिवाइड किया गया। उस समय पहले ये था कि भाई इतनी 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 सीट्स हो जाएंगी तो इतनी सीट्स हो ही जाएंगी, ठीक। अब ये था तो कि पॉपुलेशन के रेशियो में, जैसे 4 4 जो भी जिस तरह से भी है, अगर 10 सीट्स है तो 4 दलित और 6 नॉन दलित अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उसके हिसाब से जैसे आज डिवाइड की जाती है ये कॉन्स्टिट्यूशनली, जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। जिस एरिया में जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे उसी कम्युनिटी की सीट रिजर्व की जाती है जनरली। तो उस तरह का सिस्टम पे एक पैक्ट हुआ जो कि पूना पैक्ट उसको कहा जाता, तो सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट, ये सेटलमेंट वही था। अगर यहाँ पे ये आती है, ये वाला जो था, ये अगर क्वेश्चन आता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, द न्यूज केम टू मी जस्ट देन दैट सम सेटलमेंट। अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज दिस सम सेटलमेंट और दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट रिफर टू। वन लाइनर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में ही आ गया कि ये विच सेटलमेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो वो सेटलमेंट कौन सा है, इजी है, वो क्या है, पूना पैक्ट। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई भी देगा, ये पैक्ट्स, ये पैक्ट ही क्या था, पूना पैक्ट। पैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स, हालांकि नेहरू जी ने फिर उसको कहा है कि भाई आई डेंट लाइक ऑल दीज पैक्ट्स एंड ऑल दीज सेटलमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट दैट नेसेसरी, पर्टिकुलरली एट दिस टाइम व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
जहां पे एक इतने बड़े मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं, वहां पे ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए थी. दिस इज अनफॉर्चुनेट. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर विटनेसिंग एंड फेसिंग these petty issues first, and then the bigger issue or the greater issues is sidelined. उसको छोड़ दिया और बीच में इन छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के बात हो गई. एनीवे anyway, अब जब ये सिस्टम खत्म हुआ, ये क्या है कि इट इज अ काइंड ऑफ एटमोस्फियर दैट नेहरू जी इज टॉकिंग अबाउट. और रिलीजन के बारे में बात उनके मन में आई कहाँ से, बात ये थी. इसलिए इस पूरे रेफरेंस को यहाँ पे देने का मतलब यही है कि जो रिलीजन और उसके व्यूज, इनके बारे में बात क्यों आई आखिर, क्यों ऐसा सोचना पड़ा कि रिलीजन उस कितना डिट्रीमेंटल हो सकता है समटाइम्स, या कितना बेनिफिशियल हो सकता है अदर टाइम्स, या वाकई में रिलीजन और ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पे रिलीजन का मतलब था ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मतलब जैसे इस्लाम और सनातन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे जो है, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स. तो कह रहे कि ये organized religion, was it necessary to follow the organized religions or the precepts of organized religions, particularly at the time when we were fighting against some great enemy like Britishers. तो उस तरह के टाइम में क्या ये चीजें होनी चाहिए थी, क्या कम्युनिटी और ये इस तरह का डिवीजन होना चाहिए था, क्या रिलीजन बेस्ड चीजें मतलब फोकस में आनी चाहिए थी. इसलिए उनका ध्यान जो है रिलीजन पे आया. तो रिलीजन के लिए अपने व्यूज हैं. आपको व्यूज पढ़ करके सारा लग जाएगा दैट हिज व्यूज वर मोर वेस्टर्नाइज्ड देन इंडियनाइज्ड. जो इम्पैक्ट उनके व्यूज पर रिलीजन को लेकर के, वो वेस्टर्नाइज्ड ज्यादा है और इंडियन जो सेंटिमेंटेलिटी जो होनी चाहिए वो कम है. अब वो रैशनल लग सकता है, रैशनल हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, लेकिन एज फार एज व्यूज आर कंसर्न, अगर कभी आपको लगे ऐसा, मतलब क्वेश्चन आए, ये इट इज अबाउट द क्वेश्चंस ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, नॉट द पर्सनल डिस्कशंस. ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर एक पूरे चैप्टर के बेस पर आपको ये पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वे यू कैन समराइज द व्यूज ऑफ नेहरू जी अबाउट रिलीजन, तो रिलीजन के बारे में आपके व्यूज, मतलब नेहरू जी के व्यूज को आप समराइज किस तरीके से करोगे. एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा. बिकॉज ही हैज कोटेड द पीपल फ्रॉम यूरोपियन लिटरेचर, वहीं के लोगों को इन्होंने कोट भी किया है. रिलीजन की डेफिनेशन को अगर आगे चल के डेफिनेशन आएंगी, तो डेफिनेशन के बारे में अगर किसी को कोट किया है तो वो जॉन डीवू और एक रोमी रोला, ये रेमी रेमी रोला, ये फ्रेंच राइटर थे. तो या तो वो ब्रिटिशर कोई, या फिर फ्रेंच राइटर, या कोई और यूरोपियन राइटर, उन्हीं को इन्होंने कोट भी यहाँ पे किया है. तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हिज व्यूज अबाउट रिलीजन आर वेस्टर्नाइज्ड, मोर वेस्टर्नाइज्ड देन इंडियन और ईस्टर्न. तो वो जो इंडियन सेंसिबिलिटी है रिलीजन को लेकर के, वो शायद इनके व्यूज में नहीं थी. इनके व्यूज ज्यादा प्रैक्टिकल है रिलीजन के बारे में, और मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं है, एटलीस्ट ऑर्थोडॉक्स टाइप के वो नहीं है. क्योंकि ये लोगों की जो प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस कैसी, मटेरियल प्रोग्रेस को बेस बना करके किसी व्यूज को रख रहे हैं. जो एक इन्होंने अभी यहाँ पे बात आगे कही है, व्यू जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका वही आएगा कि एक तो इनर इवोल्यूशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. एक्सटर्नल डेवलपमेंट के बिना इनर इवोल्यूशन नहीं हो सकता, ये इन्होंने यहाँ पे बात कही है. वही है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला, वो वाली बात इन्होंने, मतलब उसका इन्फरेंस आप लगा सकते हो कि इफ द पीपल आर सप्रेस्ड, द पीपल आर marginalized, if the people lack the basic amenities, if they are not free to do what they are doing, so what kind of inner development or inner evolution. फिर इनर इवोल्यूशन की बात थोड़ी होगी. तो आउटर या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स इनर इवोल्यूशन, और इनर इवोल्यूशन अफेक्ट्स आउटर सराउंडिंग्स सेटिंग्स. ये इन्होंने यहाँ पे बात कही है. ठीक. अब यहां पर ये जो थी, अब एक एक अलग फेज आया फ्रीडम स्ट्रगल में.
ये आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी, तो उसमें आपको लग जाएगा कि गांधी जी का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इट वाज नॉट अबाउट द फ्रीडम ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। गांधी जी जितना कॉस्मोपॉलिटन पर्सन है, तो वो कॉस्मोपॉलिटन सोच थी उनकी। वो सोच रिफ्लेक्ट होती है कि भी जो इंटरनल इश्यूज थे उनको भी साथ साथ लेके चले वो। ऐसा नहीं कि इग्नोर नहीं की। नेहरू जी के अलग व्यूज हो सकते हैं कि भी पहले फ्रीडम स्ट्रगल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा इंटरनल स्ट्रगल्स। लेकिन जो अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स थी या जो एक सोशल प्रॉब्लम्स थी उस सोसाइटी के अंदर, तो उनको भी साथ साथ एड्रेस करना गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी समझा और उसको मतलब प्रायोरिटी पे लिया कि अगर ये प्रॉब्लम्स है, जस्ट लाइक अनटचेबिलिटी, द the issue of untouchability. So Gandhiji did not exclude this issue or marginalize this issue. ऐसा नहीं कि गांधी जी को लगा कि भाई पहले फ्रीडम स्ट्रगल की या मूवमेंट इसको पहले आगे अब इसकी क्लाइमेक्स तक ले जाते हैं और उसके बाद में देखेंगे। उनको लगा कि नहीं भाई ये जरूरी है। लोगों को साथ जोड़ने का मतलब तभी होगा सही तरीके से जब वो फ्री फील करेंगे। और फ्रीडम मतलब क्या है? सोशल फ्रीडम बहुत जरूरी है। अगर वो ऑपरेशन और मार्जिनलाइजेशन और ये सिर्फ जो डिवाइड है हैव्स और हैव्स नॉट का, और ये जो कुछ कुरीतियां टाइप की थी सोसाइटी में, कि अगर ये लिंगर रहेंगी और अगर हम फ्रीडम ले भी लेते हैं, और इफ दीज सो कॉल्ड वाइसेस, दीज वाइसेस कंटिन्यू, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम इट वुड बी? उस फ्रीडम का क्या मतलब होगा? जिस आजाद हिंदुस्तान में वही अनटचेबिलिटी का कंटिन्यू रहेगा, वही मार्जिनलाइज्ड क्लास रहेगी, वही ओप्रेस्ड क्लास रहेगी, वही एक डिवाइड रहेगा हैव्स और हैव्स नॉट का। तो वो क्या सोसाइटी होगी? क्या वो आइडियल सोसाइटी होगी? क्या हमने उस सोसाइटी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल इतना इतने सालों से, इतने मतलब 200 साल से पूरा ये टॉर्चर झेले हैं और इतने सारे लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, वो इसलिए कि उसी तरह की सोसाइटी हम आगे लेके जाएं? वुड इट बी जस्टिफाइड टू हैव दिस सोसाइटी इवन द फ्रीडम? बस क्या होगा, हम पॉलिटिकली फ्रीडम होंगे, लेकिन वो सोशली, इकोनॉमिकली वो हम और बैकवर्ड शायद होंगे। तो गांधी जी को वो बड़ी पिक्चर को लेकर के साथ में चलना था कि भाई ये मूवमेंट तब तक जस्टिफाइड नहीं होगी तब तक इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सबको एड्रेस ना किया जाए। तो यहाँ पे वो जो अनटचेबिलिटी वाली मूवमेंट थी उसके बारे में ये पैराग्राफ है। ये नेहरू जी को, हालांकि नेहरू जी डिड नॉट अपोज टू दिस मूवमेंट, बट ही फाउंड इट लेस सिग्निफिकेंट एज कंपेयर्ड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। उनका सारा जोर किस पे था? फ्रीडम स्ट्रगल पे था। अब वो यही डिफरेंस है गांधी जी और नेहरू जी में, यही डिफरेंस है किसी भी पर्सन में और गांधी जी में, कि गांधी जी की सोच वो बहुत ऊंचे लेवल की सोच थी और बाकी सारे लोगों की वो थोड़ी सी सेंटर्ड मानी जा सकती है। तो ये एक मार्क डिफरेंस है जो कि नेहरू जी ने बाद में एक्सेप्ट किया कि भाई क्या हम मतलब वी आर नो बडी टू क्वेश्चन or to oppose the thought process of Gandhiji or the man like Gandhiji, because what he thinks is beyond our apprehension. वो शायद हम जहां तक हमारी सोच खत्म होगी वहां से तो गांधी जी शुरू करते हैं उसको सोचना। तो वो जो भी उन्होंने सोचा है वो डेफिनेटली अच्छा ही सोचा होगा, बढ़िया ही सोचा होगा। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात ये भी रियलाइज हुई उनको कि अब एक चीज ऐसा आ चुकी थी, ये मूवमेंट तो ठीक थी, सब कुछ था, लेकिन इसका इफेक्ट फ्रीडम स्ट्रगल पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जो कांग्रेस मेंबर्स थे, इस पैराग्राफ में आप पढ़ लोगे कि जो कांग्रेस वाले मेंबर्स थे, जो बहुत ज्यादा रेडिकल टाइप के नहीं थे। रेडिकल टाइप मतलब यही हुआ कि एकदम से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ जाने में आपको मतलब यू आर प्रोन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स। कौन से डेंजर्स हो सकते हैं? कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। यू कैन बी जेल्ड, ये भी हो सकता है। यू कैन बी टॉर्चर्ड, ये भी हो सकता है। कई तरीके से नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर आप डायरेक्टली यू आर इन द अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। हालांकि इवन इफ यू आर फाइटिंग दिस दिस बिगर स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डाइवर्जन हो चुका था। अब क्या किया, बहुत सारे लोगों को ये चीजें ज्यादा अपीलिंग लगी, उन्होंने अपना मिशन भी कंटिन्यू किया, लेकिन वो इन सोशल इश्यूज को उन्होंने अपना ज्यादा किया। मतलब पॉलिटिकल इशू से सोशल इशू की तरफ बहुत सारे लोगों का डाइवर्जन हुआ। वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये नेचुरल भी है।
नेचुरल भी है क्योंकि सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल। सारे लोगों से उसी तरह का जुनून, उसी तरह का जज्बा जो भगत सिंह का था, जो गांधी जी का था, जो वल्लभ भाई पटेल का था, तो इस तरह के मतलब ये सारा जुनून हर किसी से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस जी जैसे तो हर कोई नहीं हो सकता। तो ये सारी आप एक्सपेक्ट हर किसी से कैसे कर सकते हो? तो जो लोग सेफ गेम खेलना चाह रहे थे कि मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रगल मूवमेंट ऑल्सो एंड देन दे आर से दे वांट टू रिमेन इंटैक्ट टू देयर फैमिलीज ऑल्सो। तो वो उन लोगों ने क्या किया, अपनी मूवमेंट अपनी थोड़ी सी डाइवर्ट कर दी। मतलब जो हरिजन मूवमेंट थी, अनटचेबिलिटी वाली जो मूवमेंट थी, गांधी जी की वो सोशल मूवमेंट्स जो थी, उनकी तरफ उन्होंने अपने डाइवर्जन किया। तो कह रहे कि ये एक डायरेक्ट इफेक्ट था फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, जो गांधी जी के उस एक्टिविटी से हुआ। अब इसको आप बेहतर समझोगे या खराब समझोगे, ये दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। नेहरू जी के अकॉर्डिंग ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, गांधी जी के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस सोसाइटी को बनाना भी इंपॉर्टेंट था जिस सोसाइटी को आप फ्रीडम दिलाना चाह रहे हो। अगर वो फ्री हो भी गई लेकिन वो सोसाइटी वैसे ही रही, तो फर्क इतना होगा कि अब टॉर्चर करने वाले अपने ही लोग होंगे, अब करप्शन करने वाले अपने ही लोग होंगे, अब वो जो आपको सप्रेस करने वाले अपने ही लोग होंगे। इतना फर्क होगा। द सीन वुड बी द सेम। आज ब्रिटिशर्स हैं, कल को अपने ही लोग होंगे। दिस इज द ओनली थिंग, ओनली डिफरेंस। पॉलिटिकल जो पावर है वो ट्रांसफर होगी, दैट्स इट। Society would remain the same, as oppressed, as suppressed, as marginalized as it is. There would be the prevalence of many social vices as they are right now. तो अगर इसी सोसाइटी को आगे कंटिन्यू किया जाए और इसको फिर फ्रीडम वाली सोसाइटी में आप इमेजिन करते हो, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी और फ्री सोसाइटी यू वुड इमेजिन? वुड इट बी जस्टिफाइड? तो क्वेश्चन ये बाद में आएगा कि यार आप लोगों ने उस टाइम में क्यों नहीं किया, जब आप लोगों के सामने ये सारी जो सोशल वाइसेस रैम्पेंट थी, इतनी प्रिवलेंट थी, तब आप लोगों ने क्यों इनके बारे में सोचा क्यों नहीं? अगर आपका इम्पैक्ट था, मतलब क्वेश्चन यही आएगा कि अगर आपका इम्पैक्ट था तो आपने इसको कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? जैसे पार्टीशन के ऊपर गांधी जी के ऊपर ये एक्यूजेशन होते हैं कि इफ गांधी जी वाज सो पावरफुल, व्हाई डिड ही लेट द पार्टीशन टू हैपन? अगर इतने इन्फ्लुएंशियल बंदे थे वो और इतना इन्फ्लुएंस था, तो उसको इन्होंने रोका क्यों नहीं, रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि ये पार्टीशन अपने आप में एक इट इज अ ब्लॉट ऑन द ह्यूमन सोसाइटी, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी। ये ब्लॉट है, ब्लॉट हमेशा रह गई। तो आगे एक ब्लॉट और हो जाता है कि यार व्हाई डिड यू नॉट ट्राई टू मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ द ऑप्रेस्ड ड्यूरिंग द फेज व्हेन यू हैड इन्फ्लुएंस? जब आपके पास इन्फ्लुएंस था तब आपने कोशिश क्यों नहीं की? तो आप इसी फ्रीडम वाली सोसाइटी को लेकर आए हो, तो ये फ्रीडम है? इज दिस द रियल फ्रीडम? इज दिस द फ्रीडम दैट यू वांटेड? दिस वुड बी मेयरली द ट्रांसफर ऑफ पावर। वो सिर्फ क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, नथिंग एल्स। तो इस चीज को यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस वाले पैराग्राफ में। ठीक। अब दोबारा से एक और फास्ट किया गांधी जी ने, मतलब एक बार और फास्ट किया। अब किस बात में किया? ये मैनी मंथ्स लेटर, यहीं से ही है। हाँ, मैनी मंथ्स लेटर in 1933, Gandhiji began his 21-day fast. The first news of this had again come as a shock, but I accepted it as an inevitable occurrence and schooled myself to it. Indeed, I was irritated and that the people should urge him to give it up after he had made up his mind and declared it to the public. For me, the fast was an incomprehensible thing, and if I had been asked before the decision had been taken, I would certainly have spoken against it. But I attached great value to Gandhiji's word, and it seemed to me wrong for anyone to try to make him break it in a personal matter, which to him was of supreme importance. So unhappy as I was, I put up with it. दूसरा एक फास्ट 21 डेज का फास्ट और आया गांधी जी की तरफ से। यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि क्यों तोड़ दो, मत तोड़ो, कि क्यों बेकार में, क्यों गांधी जी से कहा जा रहा है, बिकॉज ही वोंट कंसीडर एनीबॉडीज रिक्वेस्ट, वॉट एवर ही हैज थॉट, taking some bigger picture in his mind.
कुछ बड़ा सोच करके उन्होंने किया होगा। कह रहे हाँ, अगर मैं होता तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी कोशिश करना भी बेकार ही होता। तो बेहतर बेहतर मेरे लिए भी यही था कि मैंने अपने आप को समझा लिया कि कोई बात नहीं, इससे यही बेहतर है। तो यहाँ पे फिर बाद में और क्या कहना चाहिए, कुछ और करस्पॉन्डेंस हुई यहाँ पे। उस करस्पॉन्डेंस के बाद में फिर वही बात, यहाँ पे गांधी जी के साथ जो डिफरेंसेस थे इनके, उन डिफरेंसेस को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ये he survived the fast. On the first day of it, he was discharged from the prison, and on his advice, civil disobedience was suspended for 6 months. सिविल डिसोबीडियंस के बारे में जो फास्ट था वो, उसमें उनको हालांकि जीत भी मिल गई थी। लेकिन यहां से अब ये हो चुका था कि एक प्रायोरिटीज डिवीजन, और डिवीजन ऑफ प्रायोरिटीज, और क्या कहना चाहिए उसको, कि पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, इस तरह की बात अब शुरू हो चुकी थी। डाइवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज अब हो चुका था। क्या हमारी प्रायोरिटी है, कुछ लोगों की प्रायोरिटी अब ये सोशल मूवमेंट्स ही रह गई थी, अनटचेबिलिटी टाइप, और कुछ लोगों की प्रायोरिटी ये फ्रीडम स्ट्रगल थी। यानी ये चीज जिसका मुझे डर था, ये चीजें होने लगी थी। I feared it that this petty issues would prevail over the national issue, that is of freedom struggle. वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा, और वो जैसा सोच रहे थे वैसा उसने किया भी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में मेंटल डिस्टेंसिंग, मतलब गांधी जी के साथ उनके जो रिलीजन को लेकर के जो व्यूज थे, उस चीज को थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि भाई धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई आई कैन नॉट कंप्लाई द व्यूज ऑफ गांधी जी ओवर रिलीजियस मैटर्स, बिकॉज आई डोंट शेयर द रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। मेरी सोच अलग है रिलीजन के बारे में, गांधी जी की सोच अलग है। तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल था। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, दैट गांधी जी वॉज नॉट थिंकिंग द वे आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी। और या तो ये बात थी कि मैं उतना विजनरी नहीं हो पा रहा था, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया यहाँ पे। Perhaps I was not so visionary as to comprehend the value of this ideology that Gandhi ji had. जो गांधी जी के पास जो सोच थी, शायद मैं उतना ब्रॉड माइंडेड होकर के या उतना विजनरी होकर के उसको सोच नहीं पा रहा था, या जो मेरी एक कन्फाइंड सोच थी रिलीजन के बारे में, वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। वॉट एवर द रीजन माइट बी, बट इट वॉज टू बी एक्सेप्टेड दैट आई हैड सम डिफरेंस अगेंस्ट गांधी जी आइडियोलॉजी। तो उसके, उनकी जो सोच थी उसके अगेंस्ट बात तो एक यहाँ पे थी। ठीक, यानी कि अब जो चेंज तो हो रहा था, एक ऑर्डर जो चेंज होना चाहिए वो चेंज हो रहा था आइडियोलॉजीज को लेकर के। ठीक, and I could not understand how he could accept, as he seemed to do, the present social order, which was based on violence and conflict. Within me was conflict raised, and I was torn between rival loyalties. I knew that there was a trouble ahead for me. When the enforced protection of jail was removed, I felt lonely and homeless, in India, to whom I had given my love and for whom I had labored, seemed a strange and bewildered land to me. अब यानी कि जेल का टर्म जो खत्म हुआ, तो इनको ऐसा लगा कि यार अब मैं किस सोसाइटी में, किस इंडिया में जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोच रहा था 2 साल से प्रिजन में रह करके, कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो इस फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन कोशिश करूंगा कि उसको पूरी तरीके से क्लाइमेक्स तक ले जाऊं। लेकिन द काइंड ऑफ सोसाइटी आई एम विटनेसिंग आफ्टर आई एम आउट ऑफ जेल, ये क्या, ये एनविजन की थी मैंने? क्या ये सोच कर चल रहा था मैं? क्या ऐसा मैंने कभी सोचा भी था, इमेजिन भी किया था जो अब मैं विटनेस कर रहा हूँ? अब तो डिवीजन हो चुका है, प्रायोरिटीज का डिवीजन हो चुका है। जो एक आइडेंटिकल जो इमोशंस थे, जो सेम इमोशंस थे सब लोगों के फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, वो शायद डाइवर्टेड हो चुके हैं। वो कुछ लोग अब नेशनल इश्यूज को अपना प्रायोरिटी समझ रहे हैं, कुछ लोग जो सोशल इश्यूज थे उनको प्रायोरिटी समझ रहे हैं, जो कि ये कमजोरी का निशानी है कि भाई हमारा, मतलब इंडिया एज अ होल, द होल पॉपुलेशन वाज इन सम और अदर वे फेल्ट टू बी डिवाइडेड दिस टाइम, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो मुझे कैसा लगा, एक अजीब सी, एक आकर के बाहर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसी दुनिया में जा रहा हूँ जिससे मैं वापस आया था। अब ये लैंड मुझे एक अजीब सी, अजनबी टाइप की लगने लगी। अब ये लोग जिनमें जा रहा था मैं, मुझे ऐसे अजीब से
अनफैमिलियर टाइप के लगने लगे कि यार इन लोगों को, इस सोसाइटी को तो छोड़ करके नहीं आया था जो सोसाइटी अब मुझे यहाँ पर के मिल रही है। तो ये लास्ट में इन्होंने लाइन कोट भी की है। ये कोटेशंस इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, रेफरेंसेस के तौर पर पूछी जा सकती है कि ये लाइंस क्यों और मतलब कहाँ से कोट की थी ये। The old world seemed to envelop them, the old world of the past ideologies and hopes and desires, the new world was yet to be distant। ये लाइन एक्सप्लेनेशन है किसकी? ये मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइंस है, इसको याद रख लेना। मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइंस हैं ये। और किसकी है? स्टैंजास फ्रॉम ग्रैंड चार्ट्रूज। Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest his head। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कब लिखी थी? जब विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन चल रही थी, जो दो तरह के वर्ल्ड उनको नोटिस हुए थे विक्टोरियन एज में, व्हेन चार्ल्स डार्विन की बुक जो आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। एक तरफ तो वो साइंस, एक तरफ रिलीजन। अब मैथ्यू आर्नोल्ड को लग रहा था कि यार साइंस को फॉलो करें, रिलीजन को फॉलो करें। रिलीजन को भी एंटायरली इग्नोर नहीं कर सकते, साइंस को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो रिलीजन की कॉस्ट पर होगा। वन थिंग वुड, द एक्सेप्टेंस ऑफ वन थिंग वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर। अब वो कैसे करें? इनवर्टली वी आर रिलीजियस एंड रैशनली वी फील टू बी साइंटिफिक इफ वी हैव टू कीप पेस विद द वर्ल्ड। तो वो उस जमाने में मैथ्यू आर्नोल्ड को भी लगा था कि ही इज टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स। यहाँ पे नेहरू जी को लगा जब जेल से बाहर आए कि यार आई एम सिंपली वॉन्डरिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, द वर्ल्ड विच आई लेफ्ट बिफोर आई एंटर्ड द प्रिजन एंड इन द वर्ल्ड आई एम विटनेसिंग राइट नाउ आफ्टर आई एम आउट ऑफ दिस प्रिजन। अब ये बाहर आने से पहले और बाहर आने के बाद की जो दुनिया है वो मुझे बिल्कुल अलग सी लग रही है। यहाँ पर लोगों की प्रायोरिटीज जो है उनका बिल्कुल डाइवर्जन हो चुका है। अब जो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़ के आया था वो शायद वो वाला मुझे अब नजर आ नहीं रहा है। तो इस वाली बात को यहाँ पे देख लेना। रेफरेंस के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसेज ये। और एक और आएगा इसके बाद में रिलीजन को लेकर के। ठीक, इंडिया इज सपोज टू बी अ रिलीजियस कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। हिंदू एंड मुस्लिम एंड सिख एंड अदर्स टेक प्राइड इन देयर फेस एंड टेस्टिफाई टू देयर ट्रूथ बाय ब्रेकिंग हेड्स। ये ऑब्जर्वेशन है नेहरू जी की इंडिया में आने के बाद में कि भाई इंडिया इज अ काइंड ऑफ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिलीजन। और रिलीजन भी यहाँ पे कैसे कि रिलीजन के नाम पर ये सर फोड़ने पे चूकते नहीं है। ऐसे लोगों की कंट्री है ये जहां पर रिलीजन के नाम पे या रिलीजन को लेकर के इतने टची होते हैं, इतने सेंटिमेंटल होते हैं। इफ दे हैव टू ब्रेक द हेड्स ऑफ द पीपल दे फील लेस हेजिटेंट। तो और यहाँ पे देयर आर डाइवर्स रिलीजन्स। इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे सेक्ट्स हैं, इतने सारे क्रॉस कम्युनिटी वाले रिलीजन्स हैं कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर, एक पोर्टल पे सब लोगों को लाना बड़ा ही डिफिकल्ट है। ये चीजें इन्होंने यहाँ पे दी। मतलब इनके व्यूज इन रिलीजन को लेकर के इंडिया के पर्सपेक्टिव में थोड़े से अगेंस्ट है। मतलब ही डज नॉट वांट इंडिया टू बी दैट रिलीजियस और दिस काइंड ऑफ रिलीजियस, जिस तरीके से इनके व्यूज हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि उस तरह के रिलीजियस व्यूज डिट्रीमेंटल है प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी के लिए। किसी भी सोसाइटी के लिए इस तरह के रिलीजियस व्यूज जो है वो डिट्रीमेंटल है, हार्मफुल है। ये एक आइडियल सोसाइटी की और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए नहीं है। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए इस तरह के व्यूज नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे एक डिफरेंट तरह के व्यूज यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, द स्पेक्टिकल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड रिलीजन और एट एनी रेट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन इंडिया एंड एल्सवेयर हैज फिल्ड मी विद हॉरर एंड आई हैव फ्रीक्वेंटली कंडेम्ड इट एंड विश्ड टू मेक अ क्लीन स्वीप ऑफ इट। और क्या भाई, मुझे ये जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के व्यूज है रिलीजन को लेकर के, ये मेरा मन चाहे तो मैं एक झटके में इसको खत्म कर दूं। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। इसको रिलीजियस फैनेटिसिज्म भी कह सकते हैं। तो कह रहे कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता इस कंट्री में इस तरह के रिलीजन जहां पे लोग आपस में मारने पे भी तैयार हो जाएं इफ इट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। तो ये वाली जो है चीज मैं बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देना चाह रहा होता हूं। लेकिन मेरे चाहने से ना चाहने से क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट सीम्स टू स्टैंड फॉर द ब्लाइंड बिलीफ एंड रिएक्शन एंड डॉगमा एंड बिगटरी एंड सुपरस्टिशन एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। कि मुझे ये ज्यादा रिलीजियस वैल्यूज से ज्यादा इसमें क्या लगता है, लोगों का अप्लीकेशन। अब यहाँ पे नेहरू जी जो शायद मिस कर गए इस बात को कि उनको
जो लोगों का अप्लीकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो ज्यादा हार्मफुल था। रिलीजन कोई हार्मफुल नहीं होता, लेकिन द अप्लीकेशन विच दे फेल्ट इन द पीपल, जिस तरीके से रिलीजन का अप्लीकेशन हो रहा था सोसाइटी में, वो कैसा था, वो डेफिनेटली बुरा ही था। आज भी बुरा है, वो हमेशा बुरा ही रहेगा। और जो अगर रिलीजन के खिलाफ बात जा सकती है तो वो यही है कि द वे इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, द वे पीपल प्रैक्टिस इट, क्योंकि उसमें सच्चाई से और अच्छाई से फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और उसके नाम पर अपना इंटरेस्ट साधने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और जिस तरीके से, जिस वजह से पूरा का पूरा रिलीजन बदनाम हो जाता है। द वे पीपल exploit the religious values, interpret the religious values, and then they make its use into their own benefit। अपने फायदे के लिए जिस तरीके से यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। वो एक ब्लॉट है, ब्लॉट ऑन द ह्यूमैनिटीज फेस। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने रिलीजन को ही कह दिया। अब इन्होंने लोगों को नहीं कहा द वे पीपल प्रैक्टिस इट, यहाँ पे इन्होंने कह दिया रिलीजन ही इस तरह का है। तो ये इनके लिए क्या है कि ये ब्लाइंड बिलीफ यानी सुपरस्टिशन और फैनेटिसिज्म, फैनेटिसिज्म जो होती है ना, बिल्कुल ब्लाइंडनेस ऑफ रिलीजन, धर्म के आगे बिल्कुल अंधे हो जाना और कुछ ना देखना, कुछ ना देखना, अपने आप को मारना पड़े मार दो, दूसरे को मारना पड़े मार दो, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, उस रिलीजन के एग्जिस्टेंस के लिए, उस कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस के लिए आप किसी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो, मरने मारने पे तैयार खड़े हो। तो दैट इज नॉट द प्रीसेप्ट दैट रिलीजन, एनी रिलीजन कैन टॉक अबाउट। ये तो कोई भी रिलीजन नहीं कहेगा, लेकिन इसी तरह का चल रहा है। रिएक्शन, डॉगमास, बिगेटरी, सुपरस्टिशन, एक्सप्लॉइटेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। And yet I knew well that there was something else in it, something which supplied deep inner craving for human beings. Organized religion, whatever its past may have been, today is very largely an empty form devoid of religious content, real content. इनके लिए मतलब जो ऑर्गेनाइज रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि व्हाट ये थीम के ऊपर है, थीम ऑफ दिस प्रेजेंट चैप्टर। what are his views, और समराइज द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट रिलीजन। तो रिलीजन के व्यूज के बारे में ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या व्यूज हैं? ही कंसीडर्स रिलीजियस, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजन, एन एम्प्टी वेसल डिवॉइड ऑफ द रियल कंटेंट। ये उस तरीके इन्होंने आगे कहा है कि उस तरीके से जैसे किसी जानवर को मार करके उसकी खाल में भूसा भर करके आप टांग देते हो, और वो इट लुक्स लाइक अ रियल एनिमल, हाउ एवर इट इज एम्प्टी, अंदर से खाली है, लेकिन भरा हुआ किस चीज से है? वो उस तरह की इनसिग्निफिकेंट चीजों से भरा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है। ये कह रहे हैं कि रिलीजन की दशा उसी तरह की हो चुकी है। इट हैज लॉस्ट इट्स रियल कंटेंट, रियल वैल्यू, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूरा है ये, फिर भी सामने से आपको पूरा दिखेगा, अंदर से कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन बाहर से आपको पूरा भरा हुआ दिखेगा। अंदर है क्या एक्चुअल में? वो खालीपन है। खालीपन उस भूसे की तरह, वो एक बेकार की चीज है जिसको कि लोग फॉलो किए चले जा रहे हैं। तो एन एम्प्टी फॉर्म डिवॉइड ऑफ द रियल कंटेंट। अब इनके देखिए पहला कोटेशन इन्होंने रिलीजियस व्यूज के बारे में लिया है जीके चेस्टरटन का। सारे व्यूज इनके जो वेस्टर्नाइज्ड फिलोसफर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, लिटरेट्योर्स हैं, उन्हीं के इन्होंने लिए हैं, जिसकी वजह से इनका व्यूज लिटरे मीन्स रिलीजियस व्यूज थोड़े वेस्टर्नाइज्ड कहे जा सकते हैं। Chesterton has compared it not his own particular brand of religion, but others, up to a fossil ware which is the form of an animal or an organism from which all its own organic substance has entirely disappeared, but which has kept its shape because it has been filled up by something totally different substance। ये जो मैंने आपको स्टफ्ड एनिमल, स्टफ्ड डेब्ड एनिमल की बात बताई, ये उसी की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज अ काइंड ऑफ फॉसिल। फॉसिल मतलब जैसे उसके अवशेष ही रह गए, उसका रियल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, उसके बचे कुचे पार्ट्स रह गए हैं जिनमें कि उसका असली कंटेंट खत्म है, लेकिन फिर भी शेप उसकी इंटेक्ट है। शेप के अंदर किस चीज से भरा हुआ है? उन सारी चीजों से जिनका कोई मतलब नहीं है। यानी अब जो रियल वैल्यूज है रिलीजन की, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड फॉर आवर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, उन सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपका फायदा होगा, और इसी में लोग पागल हुए चले जा रहे हैं। तो ये जी के चेस्टरटन ने उसको एक स्टफ्ड एनिमल
की तरह कंपेयर करके बताया हुआ है। तो इट्स अ फॉसिल विच इज अ फॉर्म ऑफ एन एनिमल और ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ऑल इट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो उसके रियल कंटेंट होते हैं, किसी भी चीज के रियल कंटेंट खत्म कर दिए, निकाल दिए गए उस बॉडी से, और उसके अंदर क्या किया, भूसा टाइप का भर दिया गया। शेप उसकी पफ हो करके, और क्या कहते हैं, जैसी जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो गई, लेकिन रियलिटी और उसकी रियल कंटेंट जो है वो मिसिंग है। ये है। तो इट हैज बिन फिल्ड बाय सम टोटली डिफरेंट सब्सटेंस। खत्म हो गया, लेकिन फिर भी भरा हुआ है किससे? उस चीज से जिसका कोई मतलब यहां पर नहीं है। ठीक। इसके बाद में आप देखिए, अब यहाँ पे दो तरह की चीजें और मिलेंगी। अब चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में यहाँ पे इन्होंने अपने व्यूज दिए हुए हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड, और यानी कि ब्रिटिश राज का रिलीजन उस टाइम का, जिस टाइम में ब्रिटिश राज प्रिवेल कर रहा था और जब हम गुलाम ही थे, उस समय उनको लग रहा है कि किस तरीके से चर्च ऑफ इंग्लैंड तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से ही आ गई थी, एंग्लिकन चर्च। अब वॉज एंग्लिकन चर्च इन द फॉलो मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द रियल प्रीसेप्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी? क्या वाकई में जो एंग्लिकन चर्च थी उसके जो प्रीसेप्ट्स थे वो जो क्रिश्चियनिटी के प्रीसेप्ट्स को लेकर के थे, या फिर ये कुछ कस्टमाइज्ड रिलीजन था? तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने जो उसको ऑब्जर्व किया है कि जो एंग्लिकन चर्च थी, यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, वो वो कह रहे हैं कि रिलीजन तो था ही नहीं। इनफैक्ट इन नो वे इट वाज अ रिलीजन। ये क्या था, एक कस्टमाइज्ड फॉर्म थी रिलीजन की, जिसके नाम पर और जिसको बेस बना करके अपनी इंपीरियलिज्म को इन्होंने पूरी दुनिया में बसाया। क्रिश्चियनिटी के नाम पर, जो क्रिश्चियनिटी कह रहे हैं कि ये असली, अगर ट्रू सेंस ऑफ द टर्म देखा जाए रिलीजन को, तो एंग्लिकैनिज्म वाज नॉट द रिलीजन एट ऑल। लेकिन कह रहे हैं कि ये, अब अगर आपके लोगों के लिए फायदेमंद थी, लोगों को मतलब उस पूरी कंट्री का पूरा साम्राज्य बना दिया, पूरी दुनिया में उसकी बादशाहत फैला दी, तो इसका मतलब क्या है कि ये फिर क्या गलत थी? तो कस्टमाइज अगर किया जाए उसको तो क्या गलत है, अगर वो आपके लोगों की प्रोग्रेस के बारे में है? ऐसा इनका व्यू है। तो ये जो एंग्लिकन चर्च के बारे में यहाँ पे इन्होंने अपने रिलीजन, अपने व्यूज दिए हैं। The Church of England is perhaps the most obvious example of religion which is not a religion in any sense of the word. Partly that applies to the all organized Protestantism, but the Church of England has probably gone further because it has long been a state political departure. तो इन्होंने एंग्लिकन चर्च को क्या कहा है, ये कभी क्वेश्चन आ भी सकता है इस तरह से। इट एंग्लिकन चर्च इज स्टेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इट इज नो नॉट सो मच अ रिलीजन देन अ स्टेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। और आप इसको आसानी से मान भी सकते हो, क्वीन एलिजाबेथ ने जो उनके 39 आर्टिकल्स थे, 39 आर्टिकल्स वॉज ए चार्टर। उस चार्टर में उन्होंने पूरा किस तरीके से रिलीजियस वैल्यूज या रिलीजन को फॉलो किया जाएगा इंग्लैंड के अंदर, वो एक तरह का कानून बना दिया था उन्होंने, उसी को फॉलो किया था। वो एक मॉडरेशन थी। वो कानून भी क्या था, वो कानून इन द फॉर्म ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब इट वाज नॉट सो स्टॉन्च एट द रोमन कैथोलिज्म, और इट वाज नॉट दैट एक्सट्रीम एज द प्रोटेस्टेंटिज्म, इट वाज समवेयर फाउंड टू बी बिटवीन, इन बिटवीन। मॉडरेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो वो कह रहे हैं कि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये गलत लग सकता है, लेकिन उस सोसाइटी के जो ग्रोथ को लेकर के या फिर उसके सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को लेकर के अगर आप सोचोगे तो देर इज नो हार्म, उसमें फिर गलत भी कुछ नहीं होना चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे उन्होंने आगे बनाया भी है। तो व्यूज ऑन चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्टेंटिज्म ये यहाँ पे मिल जाएगा। जो अगर व्यूज, अगर आपको लॉन्गर टाइप ऑफ आंसर लिखना है, तो हिज व्यूज ऑन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, हिज व्यूज ऑन प्रोटेस्टेंटिज्म, एंड हिज व्यूज ऑन रिलीजन पर्टिकुलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाले जो व्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब आएंगे यहाँ पे। ये क्रिश्चियनिटी के बारे में एक कोट भी है इन्होंने जिसको बेस बनाया है कि वाई पीपल ऑफ इंग्लैंड और चर्च ऑफ इंग्लैंड इज अ पॉलिटिकल स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाई इट इज ओके। चर्च इज द स्टेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, यानी कि एक पॉलिटिकल सब डिवीजन है। चर्च रिलीजन ना होकर के वहां की, वो क्या है कि स्टेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, और वो ओके भी है, ठीक भी है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक यहाँ पर उस क्रिश्चियनिटी के बारे में व्यूज को कोट कर रहे हैं कि यार, कोई भी तरह का रिलीजन जो सप्रेस्ड, आपकी सप्रेशन, आपकी सप्रेस्ड स्टेट,
आपकी मार्जिनलाइज्ड सोशल स्टेटस, इसको कोई अपलिफ्ट नहीं कर सकता, कोई भी रिलीजन। पर्टिकुलरली यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्रिश्चियनिटी रोट बिशप, and the embracing of the gospel does not make the least alteration in civil property or any of the duties which belong to the civil relation। यानी कि religion cannot alter your duties as a citizen। Religion cannot, or Christianity particularly, Christianity cannot alter your state of civil, यानी citizen, और it cannot also change your civil property। civil property मतलब किस सेंस में लेना चाह रहे हैं कि your social status, your social status would remain the same if you are suppressed, you will remain suppressed even if you are religious। रिलीजियस होने के बावजूद भी आपकी वो सोशल स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट नहीं होने वाला। गॉड कैन नॉट मेक यू रिच ऑल ऑफ ए सडन। It is not a mythical kind of thing that you can become rich all of a sudden if you means for a length of time continue to worship God या follow certain religion। ये नहीं होता, normally नहीं होता। But in all these respects it continues the persons just in the same state as it is found them। यानी कि रिलीजन फॉलो करने के बाद में भी कोई चेंज उसकी दशा में नहीं होता, इवन इफ यू फॉलो और डोंट फॉलो। जैसा पहले थी आपके मानने से पहले क्रिश्चियनिटी और आपके मानने के बाद में, मतलब दोनों में ही देयर इज नो चेंज इन योर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस। ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बिशप क्रिश्चियनिटी के बारे में। द फ्रीडम विच क्रिश्चियनिटी गिव्स इज द फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन एंड सैटन एंड फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ मैंस लस्ट्स एंड पैशंस इनऑर्डिनेट डिजायर्स। बट ये कह रहे हैं कि हाँ, इफ एट ऑल क्रिश्चियनिटी इज एबल टू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज दैट इट कैन रिड यू ऑफ योर सिन, ऑफ मतलब पाप पुण्य बुरा अच्छा लस्ट डिजायर्स पैशंस, इन सब से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन आपकी जो प्रोग्रेसिव स्टेट है या फिर सोशल स्टेट है, इकोनॉमिकल स्टेट है, उससे कोई रिलीजन, कम से कम ये जो गॉस्पल्स है क्रिश्चियनिटी की बाइबल की गॉस्पल्स हैं, वो किसी तरह से चेंज नहीं करने वाली। मतलब शॉकिंग एक डिक्लेरेशन था क्रिश्चियनिटी को लेकर के कि इफ यू फॉलो क्रिश्चियनिटी दैट इज गुड, बट इफ यू एक्सपेक्ट क्रिश्चियनिटी टू अपलिफ्ट योर सोशल स्टेटस, ये आप एक्सपेक्ट मत करिए, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि गॉस्पल्स ऑफ बाइबल कैन नॉट विल नॉट चेंज योर सोशल स्टेटस। इफ यू आर पुअर यू विल रिमेन पुअर। हाँ, द ओनली डिफरेंस कैन बी देयर इन योर इनर स्टेट। जो आपकी लस्टफुलनेस है वो हो सकता है कम हो जाए, जो ग्रीड है वो कम हो जाए, आपकी मॉरल सपोर्ट जो एक जो फेथ होना चाहिए वो फेथ हो सकता है, लेकिन इट कैन नो वे चेंज योर इकोनॉमिकल पोजीशन। वो आपका ऐसे ही रहेगा। बट एज टू देयर आउटवर्ड कंडीशन इज योर इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन। ये कंडीशन एज इट इज रहेगी, वट एवर दैट वॉज बिफोर, वेदर बॉन्ड और फ्री। मतलब इफ यू आर स्लेव यू विल रिमेन स्लेव। मॉरली आप अपलिफ्टेड फील कर सकते हो, लेकिन यू विल रिमेन अ स्लेव। सिर्फ रिलीजन को फॉलो करने से ऐसा नहीं होगा कि जो आपको कॉलोनाइज कर रहा है या फिर जिसने आपको गुलाम बनाया हुआ है, बाय द वर्च्यू ऑफ योर बीइंग क्रिश्चियन और बिलोंगिंग टू सम अदर रिलीजन ही वुड फ्री यू। फ्री नहीं होगा आप। वो फ्रीडम फ्रॉम योर मीन्स पैशंस डिजायर्स अनवांटेड डीप विशेस, उनसे फ्रीडम हो सकती है, लेकिन आपकी जो आउटवर्ड कंडीशन है दैट विल रिमेन द सेम। वो चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी। क्रिश्चियनिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इट इन एनी वे। दे बैप्टाइज्ड और बिकमिंग क्रिश्चियंस मेक नो मैनर ऑफ चेंज इन देम। तो आप चाहे वो क्रिश्चियन बनो या नहीं बनो, उसका कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो दैट वाज अ क्रिश्चियन मींस शॉकिंग रिविलेशन ऑफ अ बिशप दैट ही इज कोटिंग। इसी वजह से इनके इसी तरह के कोटेशंस को या इसी तरह की चीजों को पढ़ने के बाद में इनके व्यूज इस तरह के हुए हैं। इनको आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे वर्ड्स के बारे में और बताया, मतलब वर्ड रिलीजन वर्ड को इल्यूसिडेट इन्होंने मतलब इंटरप्रेट किया हुआ है। कह रहे कि जितना ज्यादा नुकसान इस वर्ड रिलीजन ने किया हुआ है शायद और किसी ने नहीं किया होगा। और जितना ये वेग है, जितना इसकी
बहुत मल्टी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और शायद उसी की वजह से ही लोगों ने इसका ज्यादा मिसयूज किया है। क्योंकि ये एक बहुत मतलब अम्ब्रेला टर्म की तरह है। ये एक अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड जो इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए वो नहीं है, और उसी वजह से इसका मिसयूज ज्यादा होता है। कोई एक चीज है जो उसको सारे लोग वैसे ही समझेंगे, उसको इंटरप्रेट करने का या मिस इंटरप्रेट करने की कोई स्कोप ही नहीं है, तो वो ज्यादा फायदे में ही यूज होगी। लेकिन एक ऐसी चीज जिसको कि आप अपने हिसाब से अपने अपने हिसाब से अगर आप इंटरप्रेट कर सकते हो, तो उसका मिसयूज डेफिनेटली ज्यादा होगा। रिलीजन इज दैट वर्ड विच कैन बी मिस इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज। अगर आपको फायदा कमाना है तो उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करके आप करा सकते हो, अगर आपको भलाई करनी है तो उसी हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके कर सकते हो, आपको लोगों को मिसगाइड करना है तो भी आप उसको कर सकते हो। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यार दिस वर्ड रिलीजन इज वेरी मिसलीडिंग समटाइम्स, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस इंफॉर्मेशन इज देयर इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, उसकी जगह कोई दूसरा एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ कन्फाइंड वर्ड होना चाहिए था, जो कि लोग ज्यादा उसको मिसयूज नहीं कर पाते। सो वर्ड्स आर वेल नोन टू be by themselves very imperfect means of communication and are often understood in the variety of ways. No word perhaps in any language is more likely to be interpreted in different ways by different people as the word religion. कि किसी कोई शायद कोई एक दूसरा वर्ड ही होगा, चाहे वो किसी मिथोलॉजी में या फिर कहीं कहीं भी ले लीजिए, जिसका इतना वेरीड इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है जितना कि रिलीजन का। रिलीजन को लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरप्रेट मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक, among these ideas and images that can be the rites, ceremonial, sacred books of the community of people, certain dogmas, morals, reverence, love, fear, hatred, charity, sacrifice, asceticism, फास्टिंग, फीस्टिंग, प्रेयर, एंशियंट हिस्ट्री, मैरिज, डेथ, दिस एंड दैट। ठीक, तो ये पूरा अब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस रिलीजन, द वर्ड रिलीजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स। उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस कराना चाहिए था या कराना चाहिए, सो दैट इट्स रिलेटिव वैल्यूज, जो वैल्यूज है वो एज इट इज ट्रांसफर हो। What then is religion? To use the word in spite of its obvious disadvantage. Probably it consists of the inner development of the individual. ये importantly आपको याद रखनी है कि शायद it consists, religion consists of the inner development of the individual, the evolution of his consciousness in a certain direction which is considered good. ये रिलीजन की डेफिनेशन है इनके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए, डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन, इन व्हाट वे ही टेक्स रिलीजन, ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी डेफिनेशन क्या है, तो ये पूरे पैराग्राफ में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक इनर डेवलपमेंट है, इनर इवोल्यूशन है, जो अपनी आत्मा की जो क्या कहना चाहिए उसको डेवलप करना होना चाहिए, एक इनर जो स्ट्रेंथ है, आत्मशक्ति जो जिसको हम कह सकते हैं वो, या जो आध्यात्म जिसको आप कहते हो वो, उसका विकास करना, उसको डेवलप करना, उसको इवॉल्व करना, उसको पहचानना, उसको एनलाइटन करना। ठीक, तो वो है, और वो भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इन अ सर्टेन डायरेक्शन दैट इज कंसिडर्ड गुड। यानी अच्छाई की तरफ जाने वाली जो आपकी कॉन्शियसनेस है, अंदर की जो एक कॉन्शियसनेस है, उसको एक डायरेक्शन तक ले जाना, अपने आप को पहचानना, अपने उस ऑब्जेक्टिव को पहचानना, अपने उस पर्पज को पहचानना लाइफ के, और उसको उस डायरेक्शन तक ले जाना जो कि सही समझी जाती है। वो कह रहा है कि ये रिलीजन का मतलब मेरे लिए है, हालांकि इसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा दैट इज अनदर थिंग। ठीक, व्हाट द डायरेक्शन इज और अगेन विल बी द मैटर ऑफ डिबेट। अब क्या डायरेक्शन कौन सी होगी, क्या होगी, ये अलग अलग चीज है। बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट, रिलीजन लेज स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट, और फिर यहां से lays stress on this inner change and considers outward change as but the projection of this inner development. अब इनके अकॉर्डिंग लग रहा है कि आउटवर्ड डेवलपमेंट यानी सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, और फिर एक इनर डेवलपमेंट। कह रहे हैं इनर डेवलपमेंट अफेक्ट्स आउटर एक्सटर्नल डेवलपमेंट, और आउटर एक्सटर्नल डेवलपमेंट
चेंजेस और अफेक्ट्स इनर डेवलपमेंट। अगर आप अंदर से ताकतवर हो, अंदर से आप फेथफुल हो, या फेथ है आपके अंदर, ट्रस्ट है, बिलीफ आपका प्राइम है, तो आपको बाहर की जो कंडीशंस होंगी वो भी होलसम लगेंगी और आप उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हो। अंदर से कमजोर हो तो शायद वो बाहर की कंडीशंस भी जो है उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएंगी। तो इन्होंने वाइस वर्सा किया हुआ है कि बाहर की जो कंडीशंस है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को डिफेक्ट अफेक्ट करती है, सॉरी, और अंदर की जो आपकी इवोल्यूशन है वो आपकी बाहर की कंडीशन को स्टिमुलेट करती है, अफेक्ट करती है किसी ना किसी सेंस में। ठीक। देयर कैन बी नो डाउट दैट दिस इनर डेवलपमेंट powerfully influences the outer conviction, but it is equally obvious that the outer environment powerfully influences the inner development. Yani both inner evolution and the outer evolution, they affect each other, they correspond to each other. अंदर का इवोल्यूशन बाहर के डेवलपमेंट को, और बाहर का डेवलपमेंट अंदर के इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, कोर मींस करस्पॉन्ड करते हैं। ये इनके मतलब व्यूज है रिलीजन के बारे में। ठीक। both act and interact on each other. It is commonplace that in the modern industrial western outward, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए इसको, वेस्टर्न का जो हम कह रहे थे वो यहाँ पे इनके वेस्टर्न, he has accepted himself. It is a common place that in the modern industrial west outward development has far outstripped the inner, but it does not follow, as many people in the East appear to imagine, that because we are industrially backward and our external development has been slow, therefore our inner evolution has been greater. अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा लोग कहते हैं, वेस्ट में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में लोग किसको फोकस ज्यादा करते हैं? आउटर, ये आउटवर्ड डेवलपमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं, एंड एज सच दे आर इंडस्ट्रियली स्ट्रोंगर, दे आर मीन्स इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली स्ट्रोंगर। लेकिन अगर सिर्फ यही बात होती तो ईस्टर्न जो है वो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, ये मतलब देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन बैकवर्ड इंडस्ट्रियली होने के बाद बावजूद भी इतने इनर जो इवोल्यूशन है उसमें स्ट्रोंगर भी नहीं है। इन्होंने जो फील किया कि यहाँ पे इंडियंस या फिर जो ईस्टर्न लोग हैं वो तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरफ से बैकवर्ड मुझे लगते हैं। ये इनका खुद का व्यूज है कि यहाँ पर वेस्टर्न पीपल को अगर देखते हैं सो दे मे नॉट बी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर इंटरनल इवोल्यूशन। इंटरनल इवोल्यूशन जो है वेस्टर्न लोगों का, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज का या फिर जो पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के बारे में इनको ज्यादा वो है, तो कह रहे वो इंडस्ट्रियली ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही उनका इनर डेवलपमेंट जो है या इनर इवोल्यूशन जो है वो वीकर हो। लेकिन अगर अपने हिसाब से हम देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो वी आर इंडस्ट्रियली वीकर एंड देन वी आर इनर मीन्स डेवलपमेंट वाइज वी आर ऑल्सो वीकर, हम वो उसमें भी स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो फिर हमने फिर क्या किया? हमने हम इनर अपने इनर सेल्फ को भी डेवलप नहीं कर पाए, इवॉल्व नहीं कर पाए, और अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को भी डेवलप नहीं कर पाए। तो और हम किस में पड़े रहे? उसी रिलीजन को ढोने में चले गए। तो हमसे बढ़िया तो वेस्टर्न वाले ही है, कम से कम उन्होंने रिलीजन को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जैसा हम फॉलो करते हैं, आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से ले लेते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से नहीं लिया, तो एटलीस्ट दे आर डेवलप्ड, they are externally, they are means industrially means more developed than we are, तो हमसे तो कहीं ज्यादा ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ही सीम्स टू हैव फेवर्ड द वेस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न आइडियाज अबाउट रिलीजन। ये भी आप उसमें लिखोगे, किस तरीके से समराइज करोगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी आइडियाज आइडियाज अबाउट रिलीजन, they seem to be in favor of westernized concept of religion because he believes in the outer development of the human existence। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसका आउटर डेवलपमेंट, यानी कि जो बेसिक नीड्स है, जो आपकी मटेरियल नीड्स है और मटेरियल वर्ल्ड है, उसका प्रोग्रेस, उस सोसाइटी की प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, रादर देन द इनर इवोल्यूशन। इनर इवोल्यूशन क्या करेंगे उसका, अभी पहले एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बाइबल का ही,
कि इनर इवोल्यूशन का करेंगे क्या? अगर आप गुलाम थे, गुलाम ही रहे, और आप इनर स्ट्रेंथ है, तो क्या फायदा हुआ उसका? एटलीस्ट आपने आउटर डेवलपमेंट की बात की है और आप फ्री हो। आप किसी भी तरीके से मतलब इकोनॉमिकली आप बिल्कुल फ्री हो, और कोई किसी तरह की मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो ज्यादा बेहतर कंडीशन है। और कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इनर डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अ फ्यू पीपल। जो निर्माण की आप बात करते हो वो कितने लोग कर पाते हैं? कह रहे कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब लोग निर्माण की तरफ चले जाएंगे तो कौन कैसा प्रोग्रेस होगी सोसाइटी की? और सारे लोग जा भी नहीं सकते, सारे लोगों को उस तरह से आप मोल्ड कर भी नहीं सकते। ऑल वी कैन डू टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिलीजन इज बाय डिवेलपिंग देयर एक्सटर्नल स्टेटस, जो उनका सोशल पॉलिटिकल स्टेटस और पर्टिकुलरली इकोनॉमिकल स्टेटस। अगर इकोनॉमिकल स्टेटस उनका रेज कर दिया हमने, तो वो ज्यादा बेहतर हमारे लिए एक होलसम सिचुएशन होगी, रादर देन उनका इनर स्ट्रेंथ को सॉलिडिफाई करना। इनर स्ट्रेंथ तो बाद में देखा जाएगा, पहले उनको भरपेट खाना तो मिले, सर छुपाने की जगह तो मिले, वो इकोनॉमिकल फ्री तो फील करें, उसके बाद में इनर डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इनके व्यूज उस तरीके से यहाँ पे है। बाद में इन्होंने ये कहा है, इट मे बी दैट द इंडिविजुअल्स कैन राइज अबव सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट एंड रीच ग्रेट इनर हाइट्स। कह रहे कि हो सकता है ये कि कोई बंदा इनर हाइट्स की तरफ चला जाए, इनर इवोल्यूशन की तरफ चला जाए, जैसे निर्वाण हम कहते हैं ना, कि वो मिल जाए, संत महात्मा जैसा बन जाए। लेकिन कितने लोग कर पाएंगे ऐसे? सारे लोग संत हो जाएंगे? सारे लोग वो महात्मा हो जाएंगे? सारे लोगों का वो मतलब सुपर कॉन्शियसनेस अचीव हो जाएगी? वो जो समाधि वाली स्टेट होती है सबको अचीव हो जाएगी? सब लोग कर पाएंगे? कह रहे सब लोग प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। जब सब लोग नहीं कर पाएंगे तो सब लोग जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैं उनके हित की बात हम पहले करें तो ज्यादा बेहतर है। रिलीजन को अगर बीच में ला करके और वो उस प्रोग्रेस को, हम जो एक्सटर्नल प्रोग्रेस है उसको कहीं अगर बाधित करते हैं हम शायद, तो फिर हम वी आर नॉट डूइंग अ सर्विस टू द पीपल। क्योंकि वो अगर जब वो स्ट्रांग इन मतलब एक्सटर्नली स्ट्रांग होंगे तो वो खुद ही दे कैन देमसेल्व्स फील लाइक रेजिंग देयर इनर स्ट्रेंथ। उसके लिए प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं है, जिसको नीड लगेगी वो खुद कर लेगा। हम सिर्फ अपनी एक्सटर्नल प्रोग्रेस उसके बारे में इतना इसलिए नहीं सोचे कि हमें क्या करना है, कि पहले अपनी इनर स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप करनी है। रिलीजन रिलीजन खेल करके हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप करनी है, और बाकी देखा जाएगा। गुलाम है तो गुलाम रहेंगे, लेकिन अंदर से मजबूत रहेंगे। तो कह रहे ऐसी अंदर की मजबूती का क्या मतलब है? अगर वो रिलीजन, इफ द रिलीजन फेल्स टू रेज योर एक्सटर्नल रियलिटी, एक्सटर्नल स्टेटस, तो व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट इज द लॉजिक और जस्टिफिकेशन ऑफ दैट इनर स्ट्रेंथ, हाउ एवर स्ट्रोंगर इट इज? तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। तो ये उनके व्यूज है। तो मतलब ईस्ट वेस्ट का काउंटर भी यहाँ पे आपको मिल सकता है इनके व्यूज में। सो अ मैन हु इज द विक्टिम ऑफ, ये यहाँ पे, a man who is the victim of the economic circumstances and who is hazed and restricted by the struggle of to live can very rarely achieve the inner consciousness of any high degree। कि एक बंदा जिसकी जो एग्जिस्टेंस है, मतलब इकोनॉमिकल एग्जिस्टेंस है, वो बड़ा जियोपटाइज्ड है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही ज्यादा हैज्ड, हैज्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड्री है, बाउंड है। ठीक। तो अगर वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, लाइफ को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इट इज वेरी हार्ड फॉर हिम टू सर्वाइव, सो ही कैन रेयरली अचीव इनर स्ट्रेंथ, इनर कॉन्शियसनेस और इनर स्ट्रेंथ तो शायद अचीव नहीं हो पाएगी। जिसको दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो शायद उस इनर स्ट्रेंथ को कैसे अचीव कर सकता है? तो पहले तो हमारे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या है? इनर स्ट्रेंथ को रेज करने से पहले हमें उसकी आउटर, यानी इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल जो पोजीशन है उसको, और जो सोशल स्टेटस है उसको रेज करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे वो जब गांधी जी, मतलब ये है कि गांधी जी के व्यूज को किस तरह से काउंटर किया जाए, ये कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है ऐसा, दिस इज माई पर्सनल व्यूज, मे नॉट बी द व्यूज ऑफ ऑल द पीपल। सो गांधी जी जिस तरीके से रिलीजन को लेकर के चल रहे थे और जिस तरीके से नेहरू जी उसके बारे में सोच रहे हैं, वो इट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो डाइवर्जन ऑफ ओपिनियंस, अ क्लास दैट इज डाउन ट्रोडन, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे, द क्लास दैट इज डाउन ट्रोडन एक्सप्लॉइटेड कैन नेवर प्रोग्रेस इनवर्डली।
तो कह रहे हैं कि एक सोसाइटी जो कि डाउन ट्रोडन है, जो कि मार्जिनलाइज्ड है, वो इनर स्ट्रेंथ की हाइट्स तो कैसे अचीव कर पाएगी? आपको बहुत ये सारी चीजें, ये कल्चर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब क्या वो होती है जब प्रॉस्पेरिटी होती है, जब आप कम से कम आपका पेट भरा हुआ है, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पहले तो पहली जो बेसिक नीड्स है उनकी तरफ तो बात की जाए, तो बड़ी प्रैक्टिकल बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। सो डाउन ट्रोडन एक्सप्लॉइटेड कैन नेवर प्रोग्रेस इनवर्डली। अ नेशन विच इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सब्जेक्ट टू अनदर एंड हैज एंड सर्कमस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लॉइटेड कैन नेवर अचीव इनर ग्रोथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे, अपने इंडिया के बारे में ही इन्होंने उसी पर्सपेक्टिव में कही है कि अ कंट्री विच इज पॉलिटिकली अनस्टेबल, पॉलिटिकली अंडर द डोमिनेंस ऑफ अदर, मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिकली सब्जुगेटेड, सोशली मार्जिनलाइज्ड, तो वो कैसे इनर स्ट्रेंथ की तरफ सोच भी सकती है? ये बिल्कुल एक हॉक्स हो सकती है, एक फ्रॉड हो सकता है, रियलिटी नहीं हो सकती। दिस कुड बी द मिसकंसेप्शन बट नॉट द रियलिटी। इसकी बात की तो ये यहाँ पे, दस इवन फॉर इनर डेवलपमेंट एक्सटर्नल फ्रीडम एंड सुटेबल एनवायरनमेंट बिकम्स नेसेसरी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इनर डेवलपमेंट के लिए भी क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फ्रीडम एंड सुटेबल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इनर स्ट्रेंथ की वो बात ऐसा नहीं कि ही इज रूलिंग आउट द इनर स्ट्रेंथ, ही मेयरली सजेस्ट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको दी जाए? पहले तो आपको फ्रीडम दी जानी चाहिए ना, इकोनॉमिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। उसके बाद में ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजियस अपलिफ्टमेंट, ये बात की बातें हैं। तो उसके बारे में पहले आप सोचोगे तो फिर आप फ्री कब रह पाओगे? तो इसलिए किसी भी कंट्री के बारे में अब बात की जा रही है कि डेवलप्ड एक्सटर्नल फ्रीडम, ये तो इवन फॉर द इनर डेवलपमेंट, यह इनर डेवलपमेंट के लिए भी एक्सटर्नल फ्रीडम एंड सुटेबल एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे in the attempt to gain this outer freedom and the change to environment so as to remove all hindrances to inner development, it is desirable that the means should be such as not to defeat the real object in view. तो अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप फोकस में ला करके और उसको रेज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर और एक्सटर्नल रियलिटी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात पहले करनी पड़ेगी। पहले वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट द पीपल फील रेजिंग देयर इनर स्ट्रेंथ व्हेन दे आर एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड पॉलिटिकली स्टेबल, देन दे कैन थिंक ऑफ रेजिंग देयर इंटरनल इवोल्यूशन। जो इनर सेल्फ है, जो आध्यात्म है, उसको रेज करने का बाद में सोच सकते हैं। प्रायोरिटी इज नॉट द थिंग। यानी कि इनका अब ये भी हो सकता है कि ये व्यूज पर्टिकुलरली उस टाइम के हिसाब से मॉडिफाइड है। अगर यही एक सही टाइम चल रहा होता व्हेन द पीपल डिड नॉट हैव टू गो फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट एनीथिंग, तो शायद उनके व्यूज चेंज भी हो सकते थे। तो ये टाइम की डिमांड को लेकर के व्यूज भी है, उसी उसके लिए प्रैक्टिकल भी है। आई टेक इन दैट व्हेन गांधी जी सेज दैट द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड, ही हैज सम नथिंग समथिंग ऑफ दिस काइंड इन व्यू। कि शायद गांधी जी जब कह रहे हैं कि भी पहले साधन जरूरी है, पहले मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑब्जेक्टिव। तो इनर ऑब्जेक्टिव वो बात की बात है, पहले जो आउटर एटमॉस्फेयर वो क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद में ये गांधी जी के और व्यूज हैं लास्ट में यहाँ पे, बस थोड़ा सा और रहा है। नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन। अब ये गांधी जी को कोट कर रहे हैं और किस तरीके से फिर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यों गांधी जी के व्यूज थोड़े से मुझे उतने मतलब उस तरीके से नहीं लगे जिनको कि फॉलो किया जाए। नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन। देयर आर सम हु लिव इन, who in the egotism of their region declare that they have nothing to do with the religion, but this is that is like a man saying that he breathes but he has no nose। गांधी जी को अगर माने तो वो कह रहे हैं कि भाई गांधी जी के व्यूज पर्टिकुलरली इंडियनाइज्ड है, इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि भाई आई डोंट थिंक दैट एनी पर्सन कैन लिव विदाउट रिलीजन। ये तो उसी तरीके से बात हुई कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैं सांस ले सकता हूँ लेकिन मेरी कोई नाक नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यू कैन नॉट ब्रीद इफ यू डोंट हैव नोज। तो यहाँ पे कह रहे हैं सम पीपल में से, सम पीपल हु पोज देमसेल्फ टू बी रैशनल, सम पीपल हु प्रिटेंड टू बी रैशनल, बहुत ज्यादा लॉजिकल जो फील करते हैं अपने आप को, वो भी समवेयर और अदर दे फील लाइक हैविंग सम बिलीफ, और जो रिलीजन से ही बिलीव
आता है। ये तो गांधी जी के ये व्यूज है। तो मतलब वी कैन नॉट साइडलाइन रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजन, द एग्जिस्टेंस और रिलीजन आउटराइट। कम से कम रिलीजन को एकदम से बिल्कुल तो इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ऐसा नहीं सोच सकते कि यार नई रिलीजन को बाद में देखा जाएगा, पहले हम इसको देखते हैं। तो गांधी जी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि भी सब चीजें साथ में लेके चलिए, उसमें बस ये हो सकता है किसको कितनी वेटेज देनी है, दैट कुड बी द कंसिडरेशन। बट इफ यू थिंक दैट वी विल थिंक रिलीजन आफ्टर वी अचीव पॉलिटिकल विक्ट्री एंड इकोनॉमिकल विक्ट्री, वो शायद कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। Again, he says, my devotion to truth has drawn me into the field of politics, and I can say without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with the politics do not know what religion means. ये गांधी जी की बड़ी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई मेरा फेथ ने ही मुझे इस पॉलिटिक्स में आने के लिए मजबूर किया हुआ है। फेथ मतलब रिलीजन, मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजन के लिए मेरी जो अंदर की बातें हैं, उन्होंने ही मुझे क्या है, दे हैव मीन्स अर्ज्ड मी टू ज्वाइन दिस पॉलिटिकल मूवमेंट, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल फ्रीडम और पॉलिटिक्स, तो शायद उनको रिलीजन का असली मीनिंग पता ही नहीं, फिर वो रिलीजन को जानते ही नहीं, रिलीजन को कुछ और ही समझ बैठे हैं। इसलिए गांधी जी के व्यूज ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कंपैरिजन भी पूछी जा सकती है कि भाई इन व्हाट वे द व्यूज ऑफ गांधी जी आर स्लाइटली अगेंस्ट द व्यूज ऑफ नेहरू जी, या इन व्हाट वे नेहरू जी's religious beliefs डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ गांधी जी। इस तरीके से भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। ठीक। अब यहाँ पे लास्ट में एक मॉडर्न डेफिनेशन की बात वो कर रहे हैं, अ वेरी मॉडर्न डेफिनेशन बाय जॉन ड्यू। यहाँ पे इनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इनकी जो क्या कहते हैं रिलीजन को लेकर के एक डेफिनेशन है, वो मुझे ज्यादा अपीलिंग लगी। वो क्या कह रहे हैं, रिलीजन इज whatever introduces genuine perspective into the piecemeal and shifting episode. Piecemeal means something that is given in bits, जो भी आपको अनसिस्टमैटिक तरीके से कुछ दिया जाए, इनटेक ऑफ समथिंग इन अनसिस्टमैटिक वे। जैसे खाना दिया जा रहा है तो एक टाइम दे दिया, अब पता नहीं अगले टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। एक टाइम दे दिया, 3 टाइम नहीं दिया, फिर 3 टाइम लगातार दे दिया, फिर 10 टाइम बिल्कुल दिया ही नहीं। तो इस तरीके से जो पीस मील कहते हैं उसको, तो इनटेक ऑफ समथिंग or providing of something, provision of something in an unsystematic way। तो कह रहे हैं कि whatever introduces genuine perspective into the piecemeal and shifting episodes of existence, any activity, यानी religion is whatever introduces genuine perspective। कि religion क्या है, कि आपके वो genuine perspective को एक डायरेक्शन में ले जाए, not in bits and pieces but in a complete way। कोई भी मतलब एक कोई भी genuine perspective आपका है और वो एक डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो रिलीजियस हो सकता है। अब ये नहीं कि मतलब फॉलोइंग द गॉड इज द रिलीजन। उनके नजरों में क्या है कि रिलीजन इज एनीथिंग वट एवर इंट्रोड्यूसेस जेन्युइन परस्पेक्टिव, आपके अंदर एक जेन्युइन परस्पेक्टिव क्रिएट कर दे, एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण आपके अंदर आ जाए, और वो ऐसा नहीं कि बिट्स एंड पीसेस में मिले, वो एक लगातार एक ही डायरेक्शन में आपको उस क्लाइमेक्स तक ले जाए, एंड तक ले जाए, तो दैट इज religious। Or in other words, he can say any activity pursued in behalf of an ideal and against obstacles and in spite of the threats of personal loss because of conviction of its general and enduring value is religious in quality। तो यहाँ पे क्या है, एनी एक्टिविटी, कुछ भी करना, मतलब इट इज नॉट अबाउट द प्रेयर्स और जॉइनिंग ऑफ हैंड्स एंड कंटिन्यू टू डू प्रेयर्स क्लोजिंग योर आईज, इस तरह की चीज नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कोई सी भी एक्टिविटी जो कि एक बड़े एम को लेकर के, रास्ते में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आए, कितनी भी लॉस आपको हो सकता है, लॉस की थ्रेट्स भी हो, डेंजर्स भी हो, उसकी चिंता ना किए हुए, बगैर चिंता किए हुए, बगैर उनके बारे में सोचे उस आइडियल एंड की तरफ बढ़ते रहना ही वो क्या है, रिलीजियस है। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, मतलब परसुएंस ऑफ एनी एक्टिविटी टुवर्ड्स द आइडियल एंड without caring for the loss or the sacrifice or the hindrances or the obstacle is a religious quality, religious in quality। तो जॉन ड्यू के ये व्यूज यहाँ पे हैं, इनको भी कोट करना पड़ेगा आपको। एक लास्ट में ये फ्रेंच राइटर हैं, इनके व्यूज को और उन्होंने कोट किया है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या है,
रेमी रोला, जो फ्रेंच टाइटल्स है उनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट ही होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि रोमन रोलैंड। तो ये क्या है, रेमी रोला। रेमी रोला हैज stressed religion to mean something which probably horrify and orthodox the organized religion। क्या किया है उन्होंने? ये लाइफ ऑफ रामकृष्ण, रेमी रोला इन द लाइफ ऑफ रामकृष्ण हैज गिवन हिज व्यूज ऑन रिलीजन। वो क्या व्यूज है? Many souls who are or who believe they are free from all religious beliefs, but who in reality live immersed in state of super rational consciousness, which they term socialism, communism, humanitarianism, nationalism, or even rationalism। तो मैनी सोल्स मतलब द रिलीजियस सोल्स आर दोज, ये कहा जाए तो अगर उनको, तो इन हिज लाइफ he says many souls who are or who believe they are free from all religious beliefs। कह रहे एक तरह तो डाइकोटमी ये हो सकती है कि एक तरफ लोग ये कह सकते हैं कि दे आर रिलीजियसली फ्री। रिलीजियस मतलब क्या है? दे आर फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड स्टिल दे कंटिन्यू टू बी व्हाट दे कैन कॉल सुपर रैशनल कॉन्शियसनेस। चाहे वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, रैशनलिज्म हो, कह रहे वो रिलीजन से अछूते नहीं है। कोई से भी कोई से भी लोग हैं जो अगर अपने आप को कह रहे हैं कि वो दे आर फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड स्टिल दे कंटिन्यू टू लिव इन दिस सुपर कॉन्शियस और सुपर रैशनल क्या होती है? मतलब बियॉन्ड सम रैशनैलिटी, ऐसी जैसे ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, ठीक, या नेशनलिज्म है, या कम्युनिज्म है। अगर इनको आप रैशनलाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको रैशनलाइज कुछ नहीं है। दे आर बेस्ड ऑन सम बिलीफ। Nationalism is based on some belief. Humanitarianism is based on some belief. Communism is based on some belief. Socialism is based on some concept of belief। यानी कि एक तरफ आप अपने आप को सोशलिस्ट कहते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि हम किसी रिलीजियस बिलीफ को मानते नहीं। कह रहा ये चीजें नहीं होती। Those who believe in socialism are religious in some or other way. Those who believe in humanitarianism, they are religious in one or other way. Those who believe in nationalism, they are religious in one or other way। कह रहा कि ये लोगों की क्या है? एक हिपोक्रिट नेचर है। इट इज द क्वालिटी ऑफ थॉट एंड नॉट द इट्स ऑब्जेक्ट विच डिटरमिन्स इट्स सोर्स। कह रहे कि रिलीजियस होना ये नहीं कि आप क्या मतलब रिलीजियस होना किस पर डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ थॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ थॉट यू हैव, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स आर, वो डिपेंड करता है आप रिलीजियस क्या, किस तरीके से रिलीजियस हो या नहीं हो, रादर देन कौन सी फिलोसफी को, कौन सी इज्म को आप फॉलो करते हो। वो ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सोर्स मतलब सोर्स वही है। इट्स ऑब्जेक्ट्स विच डिटरमिन्स इट्स सोर्स, ठीक, एंड अलाउज क्रिटिक्स ऑफ religion। This use of same word with different meanings makes mutual commerce to decide whether or not it emanates from religion। It turns out fearlessly towards the search for truth at all costs and single-mindedly sincerity prepared for any sacrifice। I should call it religious। तो वो है कि it turns fearlessly towards search of truth means anybody who is pursuing or who is following the paths for seeking truth irrespective of the dangers of some obstacles। किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल की चिंता ना किए हुए वो एक डायरेक्शन में उस ट्रूथ को फाइंड आउट करने की अगर कोशिश कर रहा है तो वो क्या है? वो रिलीजन है, वो रिलीजियस है। इफ यू सीक इफ यू सीक ट्रूथ इन समथिंग even without caring for the obstacles, without looking for the impediments, so you are religious। religion की definition यहाँ पे उन्होंने दी है। Otherwise, if you feel that you are socialist and don't follow any religion, so you are telling a lie। सोशलिस्ट हो इसका मतलब क्या है कि यू बिलीव इन समथिंग, और बिलीफ वो इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ थॉट इज रिलीजियस रादर देन किसी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के बारे में बात करना। तो कह रहे कि रिलीजियस होना कोई गलत भी नहीं है इस तरीके से।
अब ये है कि मैं इस कल्ट को विश्वास करता हूँ, यानी कि हिंदुइज्म में और इस्लाम में और सिखिज्म में और क्रिश्चियनिटी में, ये कह रहे हैं कि ये चीज हो सकती है डेट्रीमेंटल, लेकिन फॉलो द ट्रूथ, सीकिंग द ट्रूथ विदाउट केयरिंग फॉर द ऑब्स्टिकल्स इज रिलीजियस इन नेचर। रिलीजन की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। रेमी रोला के अकॉर्डिंग ये रिलीजन की डेफिनेशन है कि दोज हु परस्यू ट्रूथ, those who seek truth, or those who follow the path of truth, even without caring for the obstacles, even without caring for the consequences, they are religious in the true sense of the term. I should call it religious, for it presupposes faith in an end to human efforts higher than the life of human society, even higher than the life of the humanity as a whole. तो प्रीस फेथ इन द एंड, यानी कह रहा है कि फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ ये है एंड, लाइफ का एंड ये है, rather than following some organized religion. Skepticism itself, when it proceeds from vigorous nature's true to the core, when it is an expression of strength, not the weakness, joins in the march of grand army of religious soul. वो कह रहे हैं कि स्केप्टिसिज्म मतलब चीजों के ऊपर डाउट करना भी रिलीजियस है, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है। किसी भी चीज पर डाउट करना, यानी कि जैसे साइंटिफिक अप्रोच होना, तो साइंटिफिक अप्रोच तो डाउटफुल अप्रोच ही होती है हमेशा। अगर वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करती है तो वो रिलीजियस है, रिलीजियस सोल का वो एक इंडिकेशन है, रादर देन किसी एक वीकनेस का। तो अगर वो वीकनेस को शो नहीं करती आपकी स्केप्टिसिज्म, तो वो रिलीजियस है। यानी स्केप्टिक होना भी रिलीजियस है रेमी रोला के अकॉर्डिंग, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी अ, मतलब बैकअप करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो आई कैन नॉट प्रिज्यूम टू फुलफिल द कंडीशंस लेड बाय रेमी रोला, बट ऑन दीज टर्म्स आई प्रिपेयर टू बी हम्बल कैंप फॉलोवर ऑफ द ग्रैंड आर्मी। तो कह रहे हालांकि जितनी कंडीशंस इन्होंने बताई हैं उतनी शायद मैं फॉलो ना करूं रिलीजियस बनने के लिए, लेकिन एक बात तो ये है कि आई ऑलवेज ट्राई टू सीक ट्रूथ इन एवरीथिंग। आई एम मैनी टाइम्स आई एम स्केप्टिव, so skeptic होता हूँ, that shows by strength, so I am on the way of becoming religious in that way, not in the way that organized religions call, या the people who follow organized religions। तो मैं रिलीजियस हो सकता हूँ अगर वो रेमी रोला की थियरी को मैं फॉलो करता हूँ, उनके बिलीफ को फॉलो करता हूँ, या फिर जी के चेस्टरटन को फॉलो करता हूँ, या फिर जॉन डेवी उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं उनके अकॉर्डिंग रिलीजियस हो सकता हूँ। तो ये जैसे पहले बताया कि रिलीजन के व्यूज जो है इनके, वो कैसे, दे आर मोर वेस्टर्नाइज्ड इन थॉट प्रोसेस, दे आर मोर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इन्होंने लिया है, रादर देन द व्यूज ऑफ सम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो ये पूरा एक लॉन्ग एसे था, हालांकि वी हैव ट्राइड टू समराइज एलिमिनेटिंग सम पोर्शन विच यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग। एक रीडिंग आप लगाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।